शाला के विद्यार्थी दोस्तों, सभी अध्यापक मित्रों, मैं हिंदी में बात करूंगा, चलेगा? मैं मराठी बोल नहीं पाता। मराठी में समझ सकता हूं, मैं पढ़ भी लेता हूं, बोल नहीं पाता। आप लोग जानते हैं अभी गणपति का त्योहार आने वाला है और गणपति बप्पा का त्योहार हमारे देश में अभी एक बहुत बड़े त्योहारों में माना जाता है। एक जमाना ऐसा भी था इस देश में कि गणपति का त्योहार मनाने पर पाबंदी लगी हुई थी। आज हम लोग इतनी आसानी के साथ गणपति का त्योहार मनाते हैं, गणपति की मूर्ति सजाते हैं, फिर उसका विसर्जन करते हैं। लेकिन जब यहां अंग्रेजों की सरकार चलती थी, जब यहां ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, तब उस समय ऐसा कोई भी त्योहार मनाने पर पाबंदी जैसी लगी रहती। कोई भी ऐसा काम अंग्रेजों की सरकार यहां नहीं होने देती थी जिसकी मदद से भारत के लोग इकट्ठे हो सकें कहीं पर भी। ऐसे जितने बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते थे, जितने बड़े सामाजिक कार्यक्रम होते थे, सब पर अलग अलग तरीके से कानूनन पाबंदी होती थी। अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था जिसको आजकल हम लोग कहते हैं धारा 144। किसी पुलिस वाले से बात करिए तो कहेगा धारा 144 लगी है। अभी धारा 144 अंग्रेजों ने लगवाई थी। क्यों लगवाई थी? कि कोई भी भारत का व्यक्ति 4 या 5 की संख्या में कहीं भी इकट्ठा ना हो सके, और 5 लोग भी इकट्ठे ना हो सकें, इसके लिए कानून बना दिया था। तो फिर आप सोचिए, हजारों हजारों लोग तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे। तो एक ऐसा भी समय था कि जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, हमारे यहां शासन चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उस समय ऐसा कोई भी त्योहार मनाना अंग्रेजों की परिभाषा में कानूनन अपराध होता था। उन कठिन परिस्थितियों में जब अंग्रेजों की सरकार इस तरह के त्योहार मनाने नहीं देती थी, अंग्रेजों की सरकार इस तरह के त्योहारों पर पाबंदियां लगाती थी, उन कठिन परिस्थितियों में श्री लोकमान्य तिलक ने गणपति का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने का एक अभियान चलाया। और ये बात कर रहा हूं मैं सन 1893 की। 1893 में श्री लोकमान्य तिलक ने गणपति बप्पा का त्योहार शुरू कराया सार्वजनिक रूप से। ऐसे तो गणपति बप्पा की पूजा हम घर में कर ही सकते थे, अंग्रेजों के जमाने में घर में पूजा तो हो ही सकती थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई मेला लगाया जाए, कोई बड़ा महोत्सव किया जाए और उसमें पूजा की जाए, यह संभव नहीं था। तो श्री लोकमान्य तिलक ने यह काम शुरू किया। क्या किया? गांव-गांव जाते थे, लोगों से कहते थे गणपति मंडल बनाओ, और गांव-गांव के लोग गणपति मंडल बनाते थे। फिर लोकमान्य तिलक ये कहा करते थे कि अंग्रेजी पुलिस कुछ भी कहे, अंग्रेजी सरकार कुछ भी कहे, हमको ये सार्वजनिक महोत्सव मनाना ही है। तो 1893 के बाद उन्होंने गणपति बप्पा का सार्वजनिक महोत्सव पहले महाराष्ट्र में शुरू कराया, गांव-गांव में गणपति मंडल बना के। तब क्या होता था कि जिस जिस गांव में गणपति मंडल बनता था और आप जैसे नौजवान उसमें शामिल होते थे, तो अंग्रेजों की पुलिस या तो लाठियों से पीटती थी उनको, या तो उनके ऊपर गोलियां चलती थी। लेकिन लोकमान्य तिलक की प्रेरणा इतनी जबरदस्त थी कि वो चाहे लाठी चलाएं, चाहे गोली चलाएं, हमको तो ये करना ही है। उस समय हमारे पूरे समाज में बहुत भय का वातावरण होता था, डर बहुत होता था। कब अंग्रेजी पुलिस आ जाएगी, कब लाठियां चला देगी, कब गोलियों से हमको मार देगी, कब अंग्रेजी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी। क्योंकि अंग्रेजों की जो पुलिस होती थी उसके पास कानून बहुत जबरदस्त थे और उनके अधिकार भी बहुत ज्यादा थे। तो हमेशा डर रहता था लोगों को, और यह डर इतना ज्यादा होता था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज से ठीक 100 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं कि अगर किसी गांव में पुलिस का एक छोटा सा सिपाही चला जाए तो पूरा गांव डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेता। एक सिपाही पुलिस का, और कुछ नहीं हो उसके पास, सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनकर वो गांव में पहुंच जाए तो लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे।
इतना डर अंग्रेजी पुलिस का होता था। और अंग्रेजी सरकार ने आतंक भी बहुत कर रखा था। पुलिस के साथ साथ कभी आर्मी भेज दी जाती थी लोगों को मारने पीटने के लिए। तो ऐसा एक आतंक पूरे देश में फैला रखा था अंग्रेजों की सरकार ने, अंग्रेजों की पुलिस ने, अंग्रेजों की व्यवस्था ने। लोकमान्य तिलक को ऐसा लगता था कि जब तक भारत के लोगों के मन से यह डर नहीं जाएगा, जब तक भय बाहर नहीं निकलेगा, तब तक ये लोग अंग्रेजों की सरकार का विरोध नहीं करेंगे। तो लोकमान्य तिलक को बार बार एक ही बात मन में आती रहती थी, एक ही प्रश्न उनके मन में घूमता रहता था कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिससे देश के लोगों का डर खत्म हो जाए और वो अंग्रेजों की सरकार के सामने निकलना शुरू कर दें। भले ही अंग्रेजों की पुलिस उनको मारे, भले ही उनको पीटे, भले ही उनको जेल में बंद कर दे, भले ही गोलियां चलाए, लेकिन वो डर नहीं होना चाहिए लोगों के मन। हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, साहस के साथ लोग घरों से बाहर निकलना शुरू करें और कुछ करना शुरू करें। तो बहुत सोचते 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 एक बार उनके मन में आया कि ऐसा कुछ किया जाए कि कोई धार्मिक काम सार्वजनिक रूप से करवाया जाए। क्योंकि हमारे देश के लोगों की, हम सबकी धर्म में बहुत आस्था होती है और यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे यहां जो सनातन संस्कृति रही है इस देश में, उसका धार्मिक आधार बहुत मजबूत रहा है, आज से नहीं हजारों साल पहले से। तो लोकमान्य तिलक को भी ऐसा लगा कि इस देश में लोगों का धार्मिक आधार बहुत व्यापक है, इसलिए कोई धर्म आधारित काम किया जाए, सार्वजनिक रूप से किया जाए, तो लोगों के मन से थोड़ा डर निकाला जा सकता है। तो उन्होंने ये 1893 में गणपति बप्पा का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने का ऐलान किया। सबसे पहला ऐलान उन्होंने किया था पुणे के पास एक गांव में। उसके बाद गांव-गांव घूमकर उन्होंने लोगों से कहा कि गणपति का त्योहार मनाना है और हमको उसके लिए मंडल बनाना। मंडल बनाने के पीछे कल्पना क्या थी? संगठन बनाना। उनको किसी तरह से गांव-गांव के लोगों को संगठित करना था अंग्रेजों की सरकार का विरोध करने के लिए। तो गांव-गांव जाना है, उसके लिए संगठन बनाना है। अब संगठन किस नाम से बनेगा? तो उन्होंने कहा गणपति के नाम से बनेगा। तो 1893 के बाद उन्होंने गांव-गांव घूम कर गणपति मंडलों की स्थापना करवाना शुरू किया। पहला लक्ष्य उनका यह था कि ये जो महाराष्ट्र का पूरा इलाका है, जिसको आज आप महाराष्ट्र कहते हैं, पहले तो ये महाराष्ट्र नहीं होता था, लेकिन अभी इस पूरे इलाके में उन्होंने कहा कि हर गांव में मुझे गणपति मंडल की स्थापना करनी है और उस गणपति मंडल के बहाने लोगों को संगठित करके कोई बड़े काम पर लगा देना है। तो उन्होंने घूमना शुरू किया, जगह जगह जाकर व्याख्यान देना शुरू किया। उस समय तो आप जानते हैं कि वो वकील होते थे, वकालत करते थे। एक दिन उनको ऐसा लगा कि वकालत और ये काम दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि वकालत करने के काम में काफी समय नष्ट होता था। एक दिन उनको इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं वकील तो हूं और वकालत भी करता हूं, लेकिन अदालत तो अंग्रेजों की है, कानून तो अंग्रेजों का है, अदालत में जो पद्धतियां चलती हैं वो तो अंग्रेजों की हैं। और वो कहते थे कि मुझे तो अंग्रेजों को बाहर निकालना है इस देश से, तो अंग्रेजों की अदालत में जाके मैं वकालत करूं और उन्हीं के कानून के आधार पर कुछ कोशिश करूं न्याय दिलवाने की, तो ये तो कुछ उचित नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी फैसला किया कि अभी कुछ भी वकालत नहीं करनी मुझको, अभी तो देश का ही काम करना। हालांकि उस समय उनकी पत्नी ने उसका बहुत विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो, और डर किस बात का था कि पैसा नहीं आएगा, जीविका नहीं चलेगी। उन्होंने कहा सब जीविका चलेगी, लेकिन मैं ये अंग्रेजों की अदालत में जाके अब काम करने वाला नहीं, मुझे तो अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाना है। तो वकालत भी छोड़ दी और पूरा का पूरा समय गांव-गांव घूमना, गली गली जाना, गणपति के मंडल बनवाना, लोगों को समझाना कि हम गणपति का मंडल बनाएंगे, उससे गणेश चतुर्थी आएगी, फिर उस दिन गणपति की स्थापना होगी, फिर उसके बाद महोत्सव मनाएंगे। तो महोत्सव मनाने के पीछे, गणपति मंडल बनाने के पीछे उनके मन में दो बातें काम कर रही थी। एक तो गांव के लोगों का संगठन होना बहुत जरूरी है, दूसरा गांव के लोगों में से डर निकलना बहुत जरूरी है। आप जानते हो, हम सब मानते हैं कि गणपति विघ्न हरता है, किसी भी तरह के विघ्न को दूर करते हैं,
इसलिए हम जो भी कोई बड़ा काम करते हैं तो पहले गणपति की पूजा करते हैं ताकि उस काम में कोई विघ्न ना आने पाए। तो गांव-गांव जब लोकमान्य तिलक घूमते थे तो कहते थे कि देखो ये गणपति विघ्न हरता है, तुम अगर इनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे विघ्न ये दूर कर देंगे। तो अंग्रेजों की सरकार जो तुम्हारे काम में विघ्न डालती है, अंग्रेजों की सरकार जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती है, वो सब दूर करने का काम गणपति करेंगे। तो लोगों में थोड़ी हिम्मत आना शुरू हुई। गांव-गांव इस तरह के जब उनके व्याख्यान होना शुरू हुए तो लोगों में हिम्मत आना शुरू हुई। लोगों ने फिर गणपति मंडल बनाना शुरू किया। अंग्रेजों की सरकार उससे बहुत परेशान हुई। तो जैसे जैसे लोकमान्य तिलक गणपति मंडल बनाते जाते थे, वैसे वैसे अंग्रेजों की सरकार की कोशिश ये रहती थी कि ये गणपति मंडलों को तोड़ दिया जाए। तो मैंने आपको बताया कि गणपति मंडल के लोग जो होते थे, उनके ऊपर अंग्रेजी लोग झूठे साचे मुकदमे चलाते थे। जैसे कोई गणपति मंडल का अध्यक्ष है, मान लो किसी गांव का, अंग्रेजी पुलिस आएगी, उसको पकड़ के ले जाएगी, उसके ऊपर झूठ मूठ का कोई मुकदमा चलाएंगे, उसको जेल के अंदर बंद कर देंगे। क्यों? ताकि गांव के लोगों में यह डर पैदा हो जाए कि तुम गणपति में मत जाना, नहीं तो अंग्रेजी पुलिस तुमको भी पकड़ के ले जाएगी। तो इस तरह से अंग्रेजी पुलिस और अंग्रेजी सरकार परेशान करती थी। लेकिन लोकमान्य तिलक कहते थे कि चाहे वो जितना परेशान करें, हमको तो यही करना है। तो लोगों में थोड़ी हिम्मत आना शुरू हुआ। हिम्मत आते आते संगठन बनना शुरू हुआ। संगठन में होने वाले कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ना शुरू हुआ और लोकमान्य तिलक ने देखा कि अभी ये चल गया है और काफी बड़े इलाके में गणपति का त्योहार मनाया जाने लगा है। 1897-1898 तक तो कई गांवों में सार्वजनिक रूप से गणपति शुरू हो चुका था और 1900 के आसपास तो काफी फैल चुका था। तो 1893 से लेकर 7 साल के अंदर लोकमान्य तिलक ने घूम घूम कर जगह जगह जाकर लोगों को व्याख्यान देकर गणपति मंडलों की स्थापना कराकर लोगों को संगठित करके एक लंबी कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम बनाई। अभी देखिए, जो महान लोग होते हैं वो कितना दूर से सोचकर काम करते हैं। टीम बना रहे थे और उनके मन में विचार कोई दूसरा था। विचार यह था कि गणपति मंडल जगह जगह स्थापित हो जाएंगे, इसमें से कार्यकर्ता निकलेंगे और इन कार्यकर्ताओं को देश की आजादी के काम में लगाना। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं था कि गणपति मंडल की स्थापना करके गणपति की पूजा करके, मान लो गणपति की पूजा तो 8 दिन चलेगी या 10 दिन चलेगी, उसके बाद वो कार्यकर्ता क्या करेंगे? जिनका संगठन बन गया है वो कुछ तो कुछ करेंगे। तो उनके मन में विचार काफी आगे का था कि कार्यकर्ताओं को निकालना है, उनका संगठन बनाना है और जब गणपति का त्योहार खत्म हो जाएगा तो फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं की मदद से देश की आजादी के लिए आंदोलन चलवाना है। इस दृष्टि से उन्होंने ये सब काम शुरू किया। और आप जानते हैं कि एक समय जब उनको लगा कि मेरे पास काफी कार्यकर्ता हो गए हैं, मेरे पास काफी नौजवान आ गए हैं और उनके मन में थोड़ा डर भी खत्म हो गया है, अंग्रेजी सरकार से अब भय भी नहीं लगता है उनको, तो एक दिन उन्होंने कहा कि अब हम सब लोग मिलकर स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। और तब उन्होंने नारा दिया कि स्वदेशी आंदोलन सारे देश में चलेगा। और यह घटना क्या हुई थी आप जानते हैं? 1905 में लॉर्ड कर्जन नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने बंगाल का बंटवारा कर दिया। बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसको हम भंग का या बंगाल का विभाजन का नाम देते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया तो सारे देश में इसकी सबसे तीखी प्रतिक्रिया लोकमान्य तिलक ने दी। उस समय हमारे देश में गांधी जी कहीं नहीं थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते। लोकमान्य तिलक ने सबसे कड़ी टिप्पणी की अंग्रेजों ने ये जो बंगाल का विभाजन किया। और आप जानते हो कि लोकमान्य तिलक एक अखबार निकालते थे, उसका नाम था केसरी। तो केसरी अखबार में उन्होंने उस पर जबरदस्त तीखी टिप्पणी लिखते हुए एक संपादकीय लेख लिखा। अंग्रेजों की सरकार ने उनके अखबार की सारी प्रतियां जब्त कर ली और उसके बाद जिस दिन वो अखबार बंटने वाला था, लोगों के पास जाने वाला था, उससे पहले ही उन्होंने सारे अखबार खरीद कर एक जगह जला दिए ताकि लोगों तक वो प्रतिक्रिया ना पहुंचे। तो लोकमान्य तिलक ने सोचा कि अभी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ तो युद्ध हमको शुरू करना ही करना है। तो उन्होंने क्या काम किया?
उन्होंने कहा अगर ये अंग्रेजी सरकार मेरा अखबार नहीं बिकने देगी और इन अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि मेरा अखबार लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तो ये बड़ी भारी गलतफहमी में है। उन्होंने फिर क्या किया कि जो जगह जगह के गणपति मंडल थे उनको अपना लेख लिखकर भेजा कि ये मेरा लेख है, इसको सब गांव वालों को पढ़कर सुनाओ। अखबार अगर वो ले नहीं पाएंगे क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने अखबार जला दिए हैं, तो उन्होंने लिखकर भेजना शुरू किया और कहा कि सबको सुनाओ, गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताओ। तो गांव गांव में लोग इकट्ठे होने लगे, उनका वो जो लिखा हुआ था वो सब सुनाते थे, दूसरे लोग पढ़ते थे, सामने बैठे हुए लोग सुनते थे, तो लोगों में गुस्सा आता था। और लोकमान्य तिलक कहते थे कि इस अंग्रेजी सरकार ने अब इतना ज्यादा अत्याचार करना शुरू किया है हमारे ऊपर कि हमारे बंगाल का भी बंटवारा कर दिया है। और वो अक्सर इस तरह से लिखा करते थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, अंग्रेज तो आए थे व्यापार करने के लिए, फिर हमारी ही अपनी गलतफहमी के कारण ये इस देश के मालिक बन गए, यहां पर ये सरकार चलाने लगे और अभी सरकार चलाकर इस देश पर इन्होंने अपना राज्य भी स्थापित कर लिया और उसके बाद इनकी शक्ति इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमारे बंगाल का भी विभाजन कर दिया। तो लोकमान्य तिलक ने जब बहुत तीखी प्रतिक्रिया दिखाई तो उनके दो दोस्त और हुआ करते थे उस जमाने में, एक लाला लाजपत राय थे जो पंजाब में थे और एक विपिन चंद्र पाल थे जो बंगाल में। तो लोकमान्य तिलक ने यहां प्रतिक्रिया की महाराष्ट्र में और वही प्रतिक्रिया लाला लाजपत राय ने की पंजाब के आसपास के इलाके में और वही प्रतिक्रिया बंगाल में विपिन चंद्र पाल ने की। तब इन लोगों के सामने जनता ने जाकर यह पूछना शुरू किया, एक बार लोकमान्य तिलक से पूछा कुछ नौजवानों ने कि अभी अंग्रेजों की इस नीति का हम जवाब कैसे दें। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बस एक ही बात है कि संपूर्ण स्वराज्य की बात करो, अंग्रेजों को भगाओ, अभी एक मिनट भी अंग्रेजों को यहां नहीं बर्दाश्त करना, क्योंकि अंग्रेज बहुत अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वराज्य की बात कह दी। और आप सब सुनते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो उन्होंने कह दिया, फिर ये देश के लोगों ने कहना शुरू किया कि अभी अंग्रेजों को यहां नहीं रहने देना है, अंग्रेजों को यहां से भगाना है और हमको तो स्वराज्य लाना है। तो एक बार फिर कुछ नौजवान उनसे मिले, विद्यार्थी लोग थे, उन्होंने कहा कि स्वराज्य कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा कि स्वराज्य तब आएगा जब इस देश में स्वदेशी आएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही लोकमान्य तिलक ने, उस बात को आज भी याद रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर स्वदेशी नहीं आएगा तो स्वराज्य नहीं आएगा। पूना की एक बहुत बड़ी सभा में उन्होंने यह कह दिया था कि स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। अगर स्वदेशी आएगा तो स्वराज्य आ जाएगा, स्वदेशी नहीं आएगा तो स्वराज्य नहीं आएगा। दूसरा वो ये भी कहते थे कि अगर स्वराज्य आ जाएगा तो स्वदेशी और बढ़ेगा। तो फिर उन्होंने गणपति बप्पा का जो मंडल बनाए थे गांव गांव में, गणपति का महोत्सव मनाने के लिए जो मंडल बनाए थे गांव गांव में, उन्हीं मंडल के नौजवानों को फिर उन्होंने कहा कि अब स्वदेशी आंदोलन चलाओ। तो 1905 में उन्हीं नौजवानों ने जो संगठित हुए थे गणपति मंडल में, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाना शुरू किया। देखिए कितनी दूर की योजना थी। 1893 के साल में गणपति शुरू किया, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, लेकिन 1893 से 1905 कितने साल? करीब 12 साल बैठते हैं ना। तो 12 साल पहले योजना बना ली कि मुझे क्या करना है, कैसे जाना है। यहां हम 6 महीने आगे का सोच नहीं पाते। अभी वो 12 साल पहले की योजना बनाकर कि कैसे कैसे मुझे गांव गांव जाना है, कैसे कैसे गणपति का काम शुरू करवाना है, कैसे कैसे मंडल खड़ा करवाना है, फिर उसके बाद उनसे क्या काम करवाना। तो 1905 में आके स्वदेशी का नारा दे दिया। तो फिर जो नौजवान गणपति का त्योहार मनाने के लिए संगठित हुए थे, उन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन चलाना भी शुरू किया। और लोकमान्य तिलक ने उनको तैयार किया कि तुम सब गांव गांव जाओ और हर गांव में जाकर लोगों से कहो कि अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करें, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करें, अंग्रेजी कपड़े खरीदना बंद करें, अंग्रेजी सामान खरीदना बंद करें, ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान खरीदना बंद करें और ईस्ट इंडिया जैसी दूसरी तमाम अंग्रेजी कंपनियों का कुछ भी माल नहीं खरीदें। तो जो गणपति का काम करने वाले नौजवान होते थे,
गणपति मंडल का त्योहार जो लोग मनाते थे, गणपति का महोत्सव बनाते थे, फिर वही गांव-गांव जाकर लोगों को स्वदेशी आंदोलन चलाने की प्रेरणा भी देने लगे। धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन बढ़ने लगा। एक बार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश के लोगों को आह्वान कर दिया कि हम शक्कर नहीं खाएंगे, क्योंकि उस समय शक्कर इंग्लैंड से बन के आती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, तो अंग्रेजी शक्कर भी नहीं खाएंगे। और आप सोच सकते हो, उस समय लाखों लोगों ने अंग्रेजी शक्कर खाना बंद कर दिया। कहा कि बिना शक्कर के कुछ भी खाएंगे, लेकिन अंग्रेजी शक्कर नहीं खाएंगे। और लोकमान्य तिलक ने जब यह कह दिया कि अंग्रेजी शक्कर नहीं बिकेगी भारत में, तो तुम सोचो, जो मिठाई बनाने वाले लोग होते थे, उन्होंने मिठाई बनाना बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी कि हम नहीं अब बनाएंगे। जब तक हमारे देश में शक्कर बनेगी नहीं, तब तक हम मिठाई नहीं बनाएंगे, या मिठाई बनाएंगे तो किसी ऐसी चीज से जिसको हम अपने देश में बना सकेंगे। तो गुड़ बनता था उस समय हमारे देश में, खांडसारी बनती थी उस समय हमारे देश में। तो हलवाइयों ने, जो लोग सिर्फ शक्कर से मिठाई बना पाते थे, उन्होंने तो दुकानें बंद कर दी। दूसरे हलवाइयों ने सिर्फ गुड़ बनाना शुरू किया, गुड़ से मिठाई बनाना शुरू। तो नई नई बार जब गुड़ से मिठाई बनना शुरू हुई, लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन लोग कहते थे कि नहीं, ये स्वदेशी है, इसी को खाना। तो गांव गांव में स्वदेशी का हो गया। उस जमाने में आपको मैं एक छोटी सी जानकारी और देता हूं, जो ब्लेड होता था वो इंग्लैंड से आता था हमारे देश में, शेप बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। लोकमान्य तिलक ने कहा कि ये नहीं खरीदना, क्योंकि ये इंग्लैंड का है। अभी आप सोचो कि भारत में एक भी कंपनी नहीं थी जो उस समय ब्लेड बनाती थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं खरीदना है हमको, अंग्रेजी शक्कर नहीं खाएंगे, अंग्रेजी ब्लेड भी नहीं खरीदेंगे। तो तुम सोचो, हजारों हजारों जो हजामत बनाने वाले नाई होते थे, दुकानें बंद करके बैठ गए कि नहीं करेंगे, अब कोई और धंधा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ धंधा और करेंगे ऐसा नहीं सोचना है, अभी हमको कोशिश यह करनी है कि इस ब्लेड की जगह अपना कुछ बनाए। तो फिर नाइयों ने उस तरह से हजामत बनाना शुरू किया। उसमें थोड़ी तकलीफ होती थी। तकलीफ यह होती थी कि कई बार खून निकलता था, कई बार कट लग जाता था, लेकिन लोग खुशी खुशी वो तकलीफ बर्दाश्त करते थे और कहते थे कि इसी से हमारी हजामत बनो, हम ही नहीं इस्तेमाल करना अंग्रेजी ब्लेड। अंग्रेजी कपड़े उन्होंने उतरवा दिए लोगों के, अंग्रेजी कपड़ों में आग लगवा दी उन्होंने, अंग्रेजी शक्कर निकलवा दी घर में से, अंग्रेजी हजामत बनाने वाले ब्लेड निकलवा दिए उन्होंने घर में से। उस जमाने में अंग्रेजी साबुन आते थे इस देश में, वो निकलवा दिए उन्होंने घर में से कि हम अंग्रेजी साबुन लगाएंगे ही नहीं अपने शरीर पर। और उस समय अंग्रेजी नमक भी आता था इस देश में। तो गांधी जी ने तो नमक सत्याग्रह 1930 में किया था। उसके पहले स्वदेशी आंदोलन में पहले से ही लोकमान्य तिलक ने उसके बहिष्कार का नारा दे दिया कि हमें यह भी नहीं खाना, यह भी इस्तेमाल नहीं करना। जो हमारे देश में नमक बनाने वाले कारीगर बनाएंगे, वो ही हम हमारे घर में लेके आएंगे। तो इस तरह गांव गांव, गली गली, घर घर स्वदेशी आंदोलन चलना शुरू हुआ। और उस स्वदेशी आंदोलन के उस समय एकमात्र नेता थे लोकमान्य तिलक। गांव गांव जाते थे, व्याख्यान करते थे, विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा समझाया करते थे, नौजवानों को सबसे ज्यादा समझाया करते थे। और अक्सर एक बात कहते थे कि ये जो विद्यार्थी हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो यही स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। एक बार तो उन्होंने ऐसा भी कॉल दे दिया था कि स्कूल कॉलेज छोड़ दो, स्वदेशी आंदोलन में लग जाओ। वो कहते थे कि ये पढ़ाई से क्या फायदा, अगर हमारा देश गुलाम है, हमारी आजादी नहीं है, हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है, तो पढ़ाई का फायदा क्या। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनके कहने पर कह दिया कि हां ठीक है, हम स्कूल कॉलेज छोड़ेंगे, अभी स्वदेशी आंदोलन में लगेंगे। तो लाखों लाखों लोग उस स्वदेशी आंदोलन में लगे। वो स्वदेशी आंदोलन यहां चला, महाराष्ट्र में, बंगाल में चला, पंजाब के इलाके में चला, उत्तर भारत में चला। गांव गांव होलियां जलाई गई विदेशी कपड़ों की, लोगों को सूट पहनना बंद करा दिया, टाई लगवाना उन्होंने बंद करा दिया। उस जमाने में कुछ भारतीय लोग थे जो अंग्रेज होने में अपना गौरव महसूस करते थे। उन लोगों के घर में जाके सत्याग्रह होता था, धरना होता था, प्रदर्शन होता था। लोकमान्य तिलक कई बार ऐसा करते थे कि विद्यार्थियों को साथ में लेकर उन दुकानों के सामने जाकर धरना करते थे जिन दुकानों पर अंग्रेजी माल बिकता था। और क्या ट्रेनिंग दी थी उन्होंने विद्यार्थियों को। मुझे एक घटना याद है, हमारे इतिहास में बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं कभी और पढ़ाने की कोशिश भी नहीं करते। ये जो स्वदेशी आंदोलन चला, इसका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है।
एक बार क्या हुआ कि लोकमान्य तिलक और उनके साथ ढेर सारे विद्यार्थी एक दुकान के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे और वो दुकान पर अंग्रेजी माल बिकता था। तो जो भी ग्राहक आता था माल खरीदने के लिए, तो हर एक विद्यार्थी समझाता था कि देखो इस दुकान में मत जाना अंदर। क्यों नहीं जाना? इसमें अंग्रेजी माल बिकता है। तो वो भाई कहता था कि क्यों नहीं खरीदना अंग्रेजी माल? तो इसका पैसा यहां से इंग्लैंड जाता, हम यहां गरीब होते हैं, अंग्रेज हमारे पैसे से अमीर होते हैं, हमारे देश का माल बिकता नहीं तो हमारे कारखाने बंद होते हैं, हमारे कारखाने बंद होते हैं तो हमारे मजदूर बेरोजगार होते हैं। इसलिए लोकमान्य तिलक एक बार सत्याग्रह कर रहे थे बैठकर, उनके साथ ढेर सारे विद्यार्थी थे, तो वो विद्यार्थी समझाते थे, तो बहुत सारे लोग समझ के वापस चले जाते थे। लेकिन एक ऐसा भी आदमी आया, उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो खरीदना ही है, मैं तो जाऊंगा दुकान के अंदर और मुझे तो अंग्रेजी माल लेना ही लेना है। तो विद्यार्थियों ने क्या किया, उसको जाने दिया अंदर। अंदर जाकर जब वो माल खरीद कर लाया तो विद्यार्थियों ने कहा बोलो कितने पैसे का खरीद के लाए? तो उसने कहा इतने पैसे का खरीद के लाए। तो उसके हाथ में से वो माल ले लिया, उसके बराबर उसको पैसा दे दिया और उसी के सामने उसमें आग लगा दी। तो आदमी घबरा गया, ये तो इतने कटिबद्ध लोग हैं, इतने कमिटमेंट वाले लोग हैं कि मैं माल खरीद के लाया, मुझसे ले लिया, उसका पैसा दे दिया और जला दिया मेरे सामने। माने वो आदमी ऐसा सोचता था कि ये माल मुझसे लेके पैसा ले लेंगे हम, फिर ये शायद उसका इस्तेमाल करेंगे, ये वापरने लगेंगे उसको। उन्होंने कहा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम्हारे ही सामने इसको जला देंगे। जला दिया। एक बार ऐसी ही घटना हुई कि वो जो विद्यार्थी जो तैयार किए थे लोकमान्य तिलक ने, जो नौजवानों को तैयार किया था, एक बार बिना लोकमान्य तिलक के भी वो सत्याग्रह कर रहे थे। एक दुकान के सामने बैठे हुए थे और वो दुकानदार को कह रहे थे कि या तो तुम ये दुकान बंद करो, नहीं तो हम किसी ग्राहक को तुम्हारी दुकान में आने नहीं देंगे। तो जो भी ग्राहक आते थे उनको कहते थे कि नहीं खरीदना परदेशी माल, नहीं खरीदना है ईस्ट इंडिया कंपनी का माल। तो उस समय भी ऐसा हुआ कि 2-3 लोग जबरदस्ती दुकान में घुस गए, मना करने के बाद भी, नहीं हम तो खरीद के ही लाएंगे। तो उन नौजवानों ने क्या किया कि जब वो माल खरीद कर लाए तो दुकान के सामने वो सारे नौजवान लेट गए, सड़क पे लेट गए और कहा कि अभी तुम ले आए हो अंग्रेजी माल खरीदकर, हमने तुमसे मना किया था, अभी तुम्हारी हिम्मत है तो हमारे शरीर पर पैर रख के तुम निकल कर जाओ। तो सब लोग घबरा गए, ये नौजवान इतने कमिटमेंट वाले कि दुकान के सामने लेट गए सड़क पर और कह रहे हैं कि तुम हमारे शरीर पर पैर रख कर जाओ तब हम निकलने देंगे और हम देखते हैं कि तुम कितने हिम्मत वाले हो। तो उनकी हिम्मत टूट गई। फिर अंदर जाके सारा सामान वापस किया, फिर वो वापस लौट के आए। तो उन्हीं नौजवानों ने उनका सत्कार भी किया कि तुमने बहुत अच्छा किया, अंग्रेजी माल नहीं खरीदा, अभी ये बात तुमको भी गांव-गांव कहनी है। बाद में वो लोग उनके मंडल में शामिल हो गए। ऐसे ऐसे प्रयोग इस देश में हुए और इसका नतीजा क्या निकला जानते हो? पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई कि 1905 में अंग्रेजों ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उन्हीं अंग्रेजों ने 1911 में बंगाल का विभाजन वापस भी लिया। अंग्रेजों की सरकार पहली बार अगर हारी इस देश में तो वो इस स्वदेशी आंदोलन की ही ताकत थी, वरना उसके पहले अंग्रेजों की सरकार ने जितने फैसले किए एक भी फैसला ऐसा नहीं था जिसमें अंग्रेजों को हार देखनी पड़ी हो। वो अक्सर जो फैसला करते थे उसी को वो लागू करवा देते थे, चाहे अत्याचार करना पड़ता था, चाहे हिंसा करनी पड़ती थी, चाहे लोगों को पीटना पड़ता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, स्वदेशी आंदोलन की शक्ति इतनी ज्यादा थी, ताकत इतनी ज्यादा थी, गांव-गांव लोगों का मोबिलाइजेशन इतना ज्यादा था, गांव-गांव लोगों का संगठन इतना मजबूत था कि 1911 में अंग्रेजों की सरकार ने हमारे देश के स्वदेशी आंदोलन के सामने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। और अंग्रेजों की सरकार ने पूछा आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि बंगाल का विभाजन रद्द होना चाहिए। तो अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का विभाजन रद्द किया। फिर लोकमान्य तिलक ने कहा कि देखो हमारी शक्ति कितनी, एक बार कोई काम करते करते अगर जीत मिल जाए, कोई काम करते करते अगर सफलता मिल जाए तो उत्साह कितना बढ़ जाता है ना, हिम्मत बढ़ जाती है। तो 1905 में ये जो शुरू किया स्वदेशी आंदोलन, इसको करते करते उत्साह कितना बढ़ा, सफलता कितनी बड़ी मिली,
कि बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, तो फिर लोकमान्य तिलक ने कहा कि अब यही स्वदेशी आंदोलन हमको आजादी भी दिलवाएगा, इसलिए इसको बंद नहीं करना है। तो 1911 में अंग्रेजों की सरकार ने तो बंगाल विभाजन वापस ले लिया, लेकिन गणपति का त्योहार मनाने वाले लोगों ने स्वदेशी आंदोलन वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा हम तो इसी को आगे चलाएंगे, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि अंग्रेजों की सरकार इसी स्वदेशी से घबराती है। तो 1911 के बाद और आंदोलन तेज हो गया, क्योंकि जब उत्साह आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, सफलता मिल जाती है, तो उत्साह दो गुना हो जाता है। तो दोगुने ज्यादा उत्साह से लोगों ने स्वदेशी आंदोलन और तेजी से बढ़ाना शुरू किया। उसी समय लोकमान्य तिलक की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी, क्योंकि गांव गांव जाना, एक एक दिन में 4-4 व्याख्यान करना, 5-5 व्याख्यान करना, और उस समय तो ये मोटर गाड़ी नहीं होती थी, या तो बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, या कभी कभी साइकिल से जाना पड़ता था, या ज्यादा बार तो पैदल ही जाना पड़ता था। तो गांव गांव जाना, एक एक दिन में 4-4 व्याख्यान करना, लोगों को समझाना, संगठन बनाना, शरीर उनका टूटने लगा था, उम्र भी उनकी काफी हो गई थी, लेकिन बीमारी की हालत में भी वो ये काम करते रहे, उन्होंने काम नहीं छोड़ा। 1914-15 में क्या हुआ, गांधी जी के बारे में पता चला कि वो भारत लौटने वाले हैं। तो लोकमान्य तिलक को लगा कि ये आदमी अगर भारत में आया तो ये इस काम को आगे बढ़ा सकता है। तो 1915 में जब गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने गांधी जी से एक ही बात कही कि ये जो स्वदेशी आंदोलन का पौधा मैंने लगाया है, अब इसको पेड़ बनाना का काम तुम्हें करना। मेरा शरीर अब जवाब दे गया है, अब मैं इससे ज्यादा करने की स्थिति में नहीं हूं। बीमार भी मैं काफी रहता हूं, खांसी भी आने लगी थी उनको, अस्थमा की कुछ प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी उस समय तक उनको। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं हर जगह जा जाके व्याख्यान कर सकूं, लेकिन ये काम अभी तुम्हें करना है। और फिर गांधी जी ने लोकमान्य तिलक के हाथों से वो काम ले लिया। गांधी जी ने उसमें एक नई बात और जोड़ दी जो उस समय तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है कि हम अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, ये तो बहुत अच्छा है कि हम अंग्रेजी कपड़ों की होलियां जलाएंगे, लेकिन पहनने के लिए अपना कपड़ा खुद बनाएंगे। और उन्होंने खादी की बात कहना शुरू किया। उस जमाने तक इस देश में खादी बनती नहीं थी और कोई जानता भी नहीं था कि खादी क्या होती है। चरखा चलता था, लेकिन चरखा चला के पहनने का कपड़ा नहीं बनाया जाता था। चरखा चला के ये जो दरी आप बैठे हैं ना, जिस पर शतरंजी क्या कहते हैं इसको, ये बनती थी। और हमारी बेडशीट जो है जिसको हम बिछाते हैं वो बनती थी। और ऐसे मोटे मोटे कपड़े बनते थे, लेकिन पहनने का कपड़ा उस जमाने तक बनता नहीं था। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी कपड़ा हम पहनेंगे नहीं, बहुत अच्छा है, हम स्वदेशी कपड़ा ही पहनेंगे, तो वो कपड़ा हम खुद बनाएंगे। तो चरखा चलाओ, कपड़ा बनाओ और उस कपड़े को पहनो। तो उसमें चरखे का आयाम गांधी जी ने और जोड़ दिया। तो जो गणपति मंडल के लोग गांधी जी को मिले, जो लोकमान्य तिलक ने उनको कहा कि अब ये कार्यकर्ता हैं, इनकी मदद से तुमको ये काम पूरे देश में करना है, तो गांधी जी ने गणपति मंडल के कार्यकर्ताओं को एक निर्देश और दिया कि सब चरखा चलाना सीखो और खादी बनाना सीखो। तो उस समय बहुत लोग गांधी जी की मजाक करते थे कि बापू ये चरखा चला के आजादी मिल जाएगी क्या? तो बापू कहते थे एक बार चला के देखो, फिर पता चलेगा कि आजादी मिलती है कि नहीं मिलती। तो फिर उन्हीं लोगों ने चरखा चलाना शुरू किया। गांधी जी ने उन्हीं कार्यकर्ताओं की मदद से गांव गांव चरखे का आंदोलन शुरू करा दिया। तो खादी बनना शुरू हो गया। इस तरफ इंग्लैंड का माल बिकना कम हुआ, इंग्लैंड के कपड़े बिकना कम हुआ, इंग्लैंड का सामान बिकना कम हुआ, दूसरी तरफ हमारे देश में खादी बनना शुरू हुआ। फिर गांधी जी ने कहा गांव गांव में छोटे छोटे उत्पादन का काम हम खुद करेंगे, हम क्यों बाहर से खरीदेंगे। तो उत्पादन का काम शुरू हुआ, उसके बाद खादी का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे वो फैलने लगा और आगे बढ़ने लगा। तो अंग्रेजों की सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान जानते हैं क्या हुआ? उनका मुनाफा बंद हो गया। जो मुनाफा वो यहां कमाते थे, लंकाशायर से जो कपड़ा बन के आता था, मैनचेस्टर से जो कपड़ा बनकर आता था, लिवरपूल से जो कपड़ा बनकर आता था, वो भारत में बिकना बंद हो गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का माल बिकना भी बंद हो गया। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का धंधा यहां चौपट होने लगा और अंग्रेजों को बहुत नुकसान होने लगा, उनका खर्चा ज्यादा होने लगा, आमदनी यहां से कम हो गई। तो अंग्रेजों की सरकारों ने फैसला किया कि अभी भारत तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह भी कर दिया। नमक सत्याग्रह, मीट सत्याग्रह में हिंदुस्तान के लाखों लोग जेल चले गए। फिर अंग्रेजों की हालत ऐसी हो गई कि कोई भी जेल ऐसी बाकी नहीं थी जहां किसी को वो रख सकें।
जेल भर गई, हाउसफुल, लोग खुशी खुशी जेल जाने के लिए तैयार हो गए। एक जमाना था, मैंने आपको बताया 1893 में, कि लोगों को डर लगता था अंग्रेजी सरकार से। कोई भी गांव में छोटा सा सिपाही आ जाए तो लोग डर के मारे बंद हो जाते थे घर में। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि 1930 के साल में अपनी खुशी से जेल जाना शुरू कर दिया लोगों ने, कि चलो जेल ले चलो, देखें कितनी जेल है तुम्हारे पास। तो जेल की संख्या तो बहुत कम थी, जेल में रखने वाले कैदियों की संख्या भी बहुत कम थी। तो लाखों लाखों लोग जब खुशी से जेल जाने लगे तो अंग्रेजी सरकार परेशान होने लगी। अंग्रेजी सरकार को यह लगता था कि पहले हम लोगों को जेल का डर दिखा के उनको दबा के रखते थे, अब लोगों के मन से जेल का डर ही निकल गया। वो कहते हैं जेल तो हमारा घर है, चलो ले चलो। बहनें जेल जाने को तैयार, बच्चे जेल जाने को तैयार, बहनों के साथ उनके पति जेल जाने को तैयार, पूरा परिवार जेल में जाने को तैयार। तो अंग्रेजी सरकार बौखलाई। उन्होंने कहा कि अभी हमारे सारे अस्त्र फेल हो गए, अभी जेल का डर नहीं है इनको, लाठियों का डर नहीं है इनको, चाहे जितनी गोलियां चलाते हैं, लाखों लाखों लोग प्रदर्शन करने आते हैं। तो उनको लगा कि अभी तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद भारत छोड़ने का फैसला 1937 में अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में कर लिया कि अभी ज्यादा दिन हम यहां रह नहीं पाएंगे। उसके बाद अंग्रेजों का दुर्भाग्य ये कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में, और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की इतनी पिटाई हुई, इतना नुकसान हुआ उनका, कि उनको बहुत बोझा लगने लगा। फिर उन्होंने 1945 में अनाउंस भी कर दिया कि अभी हम भारत छोड़ देंगे, और 1947 में वो भारत छोड़कर चले गए और हम आजाद हो गए। आजादी मिली हमको, उसके मूल में एक बहुत बड़ा आंदोलन था स्वदेशी का, और स्वदेशी का आंदोलन चला, उसके मूल में एक बहुत बड़ा आंदोलन था गणपति बप्पा। तो ये जो गणपति आ रहा है ना, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये तुमको पता चलना चाहिए, इसलिए ये कहानी मैंने सुनाई। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, सिर्फ गणपति की मूर्ति रख लेते हैं, कुछ उनकी पूजा कर देते हैं, कुछ वो गीत गा लेते हैं, उल्टे सीधे ऑर्केस्ट्रा करा लेते हैं, फालतू के गंदे गंदे गीत बजवा लेते हैं। इन सब लोगों को मालूम नहीं है कि गणपति का त्योहार किस लिए शुरू किया गया था और उसके पीछे भावना क्या थी, उसके पीछे उद्देश्य क्या था। आज तो विकृति ज्यादा आई है गणपति के नाम, आज तो पैसे का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है गणपति के नाम। मैंने तो यहां तक सुना है कि गणपति मंडल के लोग चंदा वसूल के ले जाते हैं, फिर शराब पी लेते हैं, भांग भी पी लेते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं उससे, उल्टे सीधे सिनेमा के शो करा देते हैं, उल्टे सीधे गीत बजवा देते हैं। तो ये जो विकृति आई है, ये अगर विकृति ऐसे ही चली तो मुझे लगता है कि लोकमान्य तिलक की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचेगा। उन्होंने जिस पवित्र उद्देश्य से ये गणपति बप्पा का महोत्सव शुरू कराया था, वो पवित्र उद्देश्य अगर हम भूल गए और उस रास्ते से अगर हम भटक गए तो उनकी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचेगा। इसलिए मैंने तुमको ये सुनाया है कि गणपति बप्पा का त्योहार अगर मनाना हो तो उस भावना से मनाना जिस भावना से लोकमान्य तिलक ने शुरू कराया था। और वो भावना क्या थी? स्वदेशी। तो तुम कह सकते हो कि उस समय तो हम गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का धंधा चलता था, इसलिए हमको स्वदेशी की भावना से वो करना पड़ा। अब तो हम गुलाम नहीं है, अब तो अंग्रेजों का शासन नहीं चलता, अब तो हम आजाद हो गए हैं। और मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि आज भी हम उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भूल नहीं सकते जिसने हमको गुलाम बनाया। तकलीफ जानते हो क्या है? इस समय भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाकर, हमारे पुरखों ने स्वदेशी आंदोलन चलाकर भगा दिया था, वही ईस्ट इंडिया कंपनी फिर वापस आ गई है। तुम लोग अखबार पढ़ते हो ठीक से? एक मराठी का अखबार निकलता, उसका नाम है लोकमत। सुना है तुम? मई के महीने का अगर लोकमत मिले तो पढ़ना। और कौन सा? मई के महीने का जो आखिरी रविवार था, उस रविवार का लोकमत पढ़ना। उसमें रविवार की पूर्ति आती है ना? उस रविवार की पूर्ति में एक बहुत बड़ा लेख आया है। लेख क्या है? वो एक तरह का इंटरव्यू है। और उसमें जानते हो क्या लिखा है? तुम पढ़ोगे तो तुमको खुद आश्चर्य होगा। उसमें लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से भारत में आ गई है। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भगाया, करोड़ों करोड़ों लोगों की कुर्बानी देके
इतना बड़ा आंदोलन चला के वही ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आ गई है। अभी क्या होगा? पहले भी आई थी 400 साल पहले, है ना? तब इस देश का राजा था जहांगीर। जहांगीर ने बुलाया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आ गई है, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर फिर आई है तो शायद हमको फिर से स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वही गलती होगी जो उस समय हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हमने व्यापार करने दिया तो एक दिन फिर देश गुलाम हो सकता है। और अब की बार खतरा इसलिए ज्यादा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले नहीं आई है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ 4000 दूसरी कंपनियां भी आई। तो जो 4000 दूसरी कंपनियां आई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ, धीरे धीरे पूरे देश को इन कंपनियों ने गुलाम बनाना शुरू किया। गुलामी कैसे आती है? सबसे पहले कोई समाज और देश आर्थिक रूप से गुलाम बनता है, फिर वही देश राजनीतिक रूप से गुलाम बनता है, फिर वो देश सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनता है। तो इस समय भारत में जो चल रहा है वो आर्थिक गुलामी वाला दौर चल रहा। जब ये आर्थिक गुलामी पूरी हो जाएगी तो फिर हम राजनीतिक रूप से भी गुलाम हो सकते हैं। इसलिए अब फिर से खतरा हुआ है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमारी आजादी चली गई। अब फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और उसके साथ 4000 दूसरी परदेशी कंपनियां आ गई। हमारी आजादी के सामने फिर खतरा पैदा हो गया। इसलिए फिर से स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ेगा। तुमको मालूम है, अगर स्वदेशी आंदोलन चलाया तो हम आजाद हुए, फिर स्वदेशी आंदोलन चलाएं तो आजादी बचेगी। तो इसलिए लोकमान्य तिलक ने जो बात 1905 में कही थी उसको भूलना नहीं है, वो बात को फिर से अपने जीवन में अपनाना है, माने स्वदेशी आंदोलन चलाना है। तो गणपति की पूजा अगर करना तो स्वदेशी आंदोलन की भावना के साथ जो उन्होंने शुरू करवाई थी। तो आप पूछोगे क्या करना है? फिर से हमको वही काम करना है कि गांव-गांव, गली-गली इन परदेशी कंपनियों का बहिष्कार कराना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है, जो 4000 दूसरी परदेशी कंपनियां आ गई हैं, इनका सामान हमारे देश के बाजार में बिक रहा। हर एक दुकान पर इन परदेशी कंपनियों का सामान बिक रहा, और हर एक दुकान पर जब इन परदेशी कंपनियों का सामान बिक रहा है तो हम सब लोग उसको खरीद कर ला रहे हैं। और हम सब लोग जब सामान खरीद कर ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपना पैसा उस दुकानदार को दे रहे हैं। दुकानदार क्या करता है? उसमें से अपना थोड़ा सा मुनाफा ले लेता है और बाकी सारा पैसा परदेशी कंपनी को दे देता है। परदेशी कंपनी उसको ले जाती है देश के बाहर। तो जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां माल बेचती थी, यहां से मुनाफा लंदन ले जाती थी, इंग्लैंड ले जाती थी, ठीक उसी तरह से अब ढेर सारी परदेशी कंपनियां अपना माल भारत में बेचती हैं, उसका मुनाफा यहां से बाहर जाता है। खरीदता कौन है वो सब सामान? हम लोग खरीदते। तो जरा एक बात बताओ कि अगर तुम सब परदेशी माल खरीदते रहोगे तो लोकमान्य तिलक की आत्मा को क्या कष्ट नहीं होगा? और जरा ये बताओ कि एक तरफ हम सब लोग परदेशी माल खरीदते रहें तो गणपति बप्पा का त्योहार मनाने के हम अधिकारी हैं? क्योंकि लोकमान्य तिलक ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि गणपति का त्योहार वही मनाएगा जो स्वदेशी सिद्धांत का पालन करे। तो आज तो हम नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में सवेरे से शाम तक ढेर सारे परदेशी कंपनियों के सामान आ रहे हैं, तो फिर गणपति कैसे मनाएंगे? आप पूछोगे कौन कौन से सामान आते हैं परदेशी कंपनियों के? हम लोग सवेरे ही सवेरे उठकर चाय पीते हैं परदेशी कंपनी की, उसका नाम है ब्रुक बॉन्ड, सुना? एक है लिप्टन, एक है ताजमहल, एक है टी सिटी, एक है आईटीसी, एक है गॉडफ्रे फिलिप्स। फिर कॉफी पीते हैं तो नेस्ले है, रिच ब्रू है। फिर चाय कॉफी पीने के बाद दांत साफ करते हैं तो कॉलगेट का इस्तेमाल करते हैं, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, पेप्सोडेंट, ये सब परदेशी कंपनियां। फिर उसके बाद साबुन लगाते हैं नहाने के लिए, तो लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, ढेर सारे साबुन परदेशी कंपनी। व्हील, रिन, माइक्रोसिस्टम, अल्ट्रा, ढेर सारा पाउडर परदेशी कंपनियों का, साबुन,
फिर पहनने के लिए कपड़े भी आजकल परदेशी कंपनी के। एक शर्ट बिकती है हमारे देश में पीटर इंग्लैंड, और जीन्स बिकती है फ्लाइंग मशीन, या जीन्स बिकती है ढेर सारी अमेरिकन कंपनीज, लेविस की, फ्लाइंग मशीन की, एडिडास की, प्यूमा की, उनके कपड़े भी बिकते हैं। फिर जूते चप्पल बिकते हैं हमारे देश में बाटा के, बीएससी के, प्यूमा के, टाइगर के, बटरफ्लाई के, ये सब परदेशी कंपनियां। फिर हम लोग बाजार में जाते हैं, कभी कभी प्यास लगती है तो पेप्सी कोला पी लेते हैं, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, ये सब परदेशी कंपनी का। कभी कभी आप लोग टॉफी चॉकलेट खाते होंगे, कैडबरीज का, नेस्ले का, ये सब परदेशी कंपनी का। फिर कभी कभी आप लोग बटाटा चिप्स खाते होंगे, रफल्स का, हॉस्टेस का, ये सब परदेशी कंपनी का। कभी कभी आप लोग मैगी खाते होंगे, वो भी परदेशी कंपनी की। तो आप सोचो जरा कि एक जमाना था कि गणपति बप्पा का त्योहार मनाने वाले लोग स्वदेशी चलाते थे, स्वदेशी आंदोलन चलाते। अभी गणपति की पूजा करने वाले लोगों के घरों में यह सब परदेशी माल आता, तो कैसे गणपति की पूजा करें? हम तो सब परदेशी माल खरीद रहे हैं सुबह से शाम तक। अभी किसी को मैं कहता हूं परदेशी माल क्यों खरीदते, तो कहते राजीव भाई उसी में क्वालिटी होती है। अभी लोकमान्य तिलक की बात भूल गए, अब कहते हैं उसी में क्वालिटी होती है। अगर क्वालिटी होती तो लोकमान्य तिलक ने क्यों भगाया था परदेशी माल को? हमसे ज्यादा तो होशियार थे ना वो, हमसे ज्यादा तो इंटेलिजेंट थे ना, इतने बड़े वकील थे, तो उनको यह बात समझ में नहीं आती थी कि इंग्लैंड के माल में क्वालिटी बहुत होती है, तो नहीं भगाना चाहिए इंग्लैंड का माल। अभी सोचो इस बात पर। तो हम लोग तो ऐसा कह देते हैं कि उसमें तो क्वालिटी बहुत होती है, इसलिए हम सब लोग खरीद लाते हैं परदेशी कंपनी का माल। और क्या करते हैं जानते हो? रोज अपने देश के खून पसीने की कमाई का हजारों करोड़ रुपया देश के बाहर भेजते थे। अभी क्या होगा, हमारे देश का पैसा अगर देश के बाहर जाएगा तो बताओ ये देश चलेगा? अगर ये बताओ तुम्हारे घर का पैसा तुम्हारे घर के बाहर चला जाए, घर चलेगा तुम्हारा? नहीं चलेगा। तो देश का पैसा देश के बाहर चला जाए तो देश कैसे चलेगा? चल सकता है? नहीं चलेगा ना, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। और अगर देश आर्थिक रूप से कमजोर हुआ तो फिर राजनीतिक रूप से गुलाम बनेगा, और अगर हम राजनीतिक रूप से गुलाम बने तो फिर हमारे राज को भी गुलाम होना पड़ेगा। इसलिए फिर से हमको स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ेगा, घर घर जाकर लोगों को यह समझाना पड़ेगा। जैसे कभी उस जमाने में लाखों लाखों नौजवान घर घर जाकर ये समझाते थे कि इंग्लैंड का माल मत खरीदो, परदेशी कंपनी का माल मत खरीदो, वैसे ही आज हम सबको घर घर जाकर ये समझाना पड़ेगा कि परदेशी कंपनी का माल मत खरीदो, परदेशी कंपनियों का सामान मत खरीदो, इनका बहिष्कार करो। क्यों करना है इनका बहिष्कार? क्योंकि इन परदेशी कंपनियों का माल खरीदने से हमारे देश को 3 नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान, हमारा पैसा देश के बाहर जाता है। दूसरा बड़ा नुकसान, जब हम परदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं तो हमारे देश की कंपनियों का माल बिकता नहीं, और हमारे देश की कंपनियों का माल बिकता नहीं तो हमारे कारखाने बंद होते हैं। हमारे कारखाने बंद होते हैं तो उसमें काम करने वाले मजदूर बेरोजगार होते हैं। तीसरा नुकसान क्या होता है? तीसरा नुकसान यह होता है कि हमारे यहां जब बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं? कोई आदमी बेरोजगार हो जाएगा तो गरीब तो होने ही वाला। तो गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, हमारे देश का पैसा देश के बाहर जाता है। और जानते हो कितनी गरीबी है हमारे देश में? अभी इस समय हमारे देश में 40 करोड़ लोग गरीब हैं। और कितने गरीब हैं ये 40 करोड़ लोग? हमारे यहां 15 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया भी नहीं है। 10 करोड़ लोग इस देश में इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। और 5 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 50 पैसा भी नहीं है। और हमारी सरकार खुद कहती है कि 1991 के साल से लेकर 1998 के साल तक हमारे देश में 8 करोड़ लोग और गरीब हो गए।
1991 के साल में हमारे यहां गरीबों की आबादी थी 32 करोड़, अब हो गई 40 करोड़। तो ये गरीबी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि परदेशी कंपनियां घुसती जा रही हैं, हमारे कारखाने बंद होते जा रहे हैं। मैंने तुमको बताया कि हम सब लोग जब परदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं तो भारत का माल बिकता नहीं, यहां के कारखानों का माल बिकता नहीं, यहां के कारखाने बंद हो जाते हैं। पता है कितने कारखाने बंद हो चुके हैं? पिछले 8 साल में हमारे देश के 2,62,000 कारखाने बंद हो चुके हैं। सोचो आप, 2,62,000 कारखाने बंद हो गए तो उन कारखानों में काम करने वाले लोग कहां गए? सब बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए तो क्या हुआ? गरीब हो गए। तो इसलिए गरीबी बढ़ी। और इसकी जिम्मेदारी किस पर आने वाली है? गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, देश का पैसा बाहर जाएगा। तो एक जिम्मेदारी तो हमारी सरकारों की कि वो इन परदेशी कंपनियों को बुलाती क्यों है। तो उसका जवाब तुम देख लो कि सरकारें तो ऐसी ऐसी भ्रष्ट हैं इस देश में, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। जो पैसा दे, जैसे भी कुर्सी मिले, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो सरकारें तो भ्रष्ट हो चुकी हैं, वो तो पूरी तरह से सारे देश को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। तो अभी सरकारें भ्रष्ट हो जाएं, नेता हमारे भ्रष्ट हो जाएं, उनको सिवाय कुर्सी और पैसे के कुछ ना दिखाई दे, तो फिर क्या करना चाहिए? हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो आप पूछोगे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि ये जो परदेशी कंपनियों का माल खरीद रहे हैं, ये खरीदना बंद कर दें। कर सकते हैं? स्वदेशी फिर से अपना सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। तो हमारे घरों में सवेरे से शाम तक ये परदेशी कंपनियों का माल आता है, इसको खरीदना अगर हम सब बंद कर दें तो हमारे देश में ये जो मुनाफा कमाकर बाहर ले जाने वाली परदेशी कंपनियां हैं, इनके धंधे सब बंद हो जाएंगे ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। इसलिए फिर से अभी गांव-गांव स्वदेशी आंदोलन चलाना है। गणपति के साथ साथ फिर से स्वदेशी की बात पूरे देश में फैलानी। तो उसके लिए क्या करें? मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि तुम लोग चाय कॉफी पीना बंद कर दो। जो नहीं पीते वो बहुत बुद्धिशाली हैं, और जो चाय कॉफी पी रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इडियट हैं। तो तुम पूछोगे वो कैसे? वो ऐसे कि हमारा देश चाय कॉफी पीने के लिए नहीं बना। हमारे देश में गर्मी बहुत पड़ती है, मालूम है? अभी देखो बारिश का मौसम है, फिर भी इतनी गर्मी पड़ रही। तो हमारे देश में गर्मी बहुत पड़ती है। एक साल में 9 महीने करीब करीब गर्मी पड़ती है इस देश में। तो जिन देशों में गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय भी गर्म होती है, कॉफी उससे भी ज्यादा गर्म होती है। गर्मी पड़ने वाले देशों में कभी भी गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। चाय और कॉफी दोनों गर्म हैं। और दूसरी मुश्किल क्या है? चाय और कॉफी में जहर है। चाय में जहर है, उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में जहर है, उसका नाम है कैफीन। ये दोनों जहर कैंसर करते हैं। तुमको अगर कहीं एनसाइक्लोपीडिया मिल जाए तो उसको खोलकर देखो, कैफीन और टैनिन के आगे लिखा हुआ है माइल्ड फॉर्म ऑफ पॉइजन, माने स्लो पॉइजन, धीमा जहर है। तो जहर पीना चाहिए सवेरे सवेरे। और ये ऐसा जहर है जो हमको नशे का शिकार बनाता। नशा पता है क्या होता है? एक बार हम चाय पिए, एक बार हम कॉफी पिए, फिर रोज रोज पिए, फिर एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, काम नहीं करेंगे, मन नहीं लगेगा। ये वैसे ही होता है जैसे शराब पीने वाले आदमी को रोज शराब चाहिए, एक दिन उसको शराब ना मिले पीने के लिए तो सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, काम नहीं कर पाते। तो आप चाहते हो कि आप नशे के शिकार बनो? कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। कोई नहीं चाहता। तो ये बताओ फिर कौन कौन ये चाहता है कि चाय कॉफी नहीं पिए? और आप लोग चाय कॉफी नहीं पिएंगे
अपने घर के मां और पिताजी को भी नहीं पीने देंगे। क्यों नहीं पीने देंगे? क्योंकि आपके मां पिताजी जहर पिए आपको मंजूर है, और उनको कैंसर हो जाए आपको ये मंजूर है? नहीं, तो उनको भी बताएंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि चाय कॉफी में जहर है। और आपके मां पिताजी नहीं पिएंगे, आप भी नहीं पिएंगे, आपके स्कूल के अध्यापक पिएंगे तो क्या करेंगे? उनको पीने देंगे? नहीं ना। तो अगर कल से आपके स्कूल में कोई अध्यापक चाय पीता हुआ दिखाई दे, तो एक काम करना, चुपचाप सब लोग उनके सामने जाके खड़े हो जाना। फायदा पता है क्या होगा? उनके शरीर में भी जहर नहीं जाएगा, वो ठीक से जीवन बिताएंगे, तो तुमको ठीक से पढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात, स्कूल का खर्चा बचेगा। और हम सब लोग, पूरे देश के लोग, अगर चाय कॉफी पीना बंद कर दें, तो तुमको मालूम है कितना पैसा बच सकता है हमारा? एक दिन मैंने कैलकुलेशन किया, सारे देश के लोग चाय कॉफी पीना बंद करें तो हमारे देश का 7,000 करोड़ रुपया बच सकता है। और ये 7,000 करोड़ रुपया कैसे खर्च होता है? सारे देश के लोग जब चाय कॉफी पीते हैं तो एक साल में 7,000 करोड़ रुपए की चाय कॉफी पीते हैं, तो ये बच जाएगा। और ये पैसा अगर बचेगा तो सोचो कितने लाख लोगों को इससे काम मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो चाय कॉफी नहीं पीना, तो फिर क्या पीना है? गाय का दूध। और गाय का दूध पीने से क्या होता है? शरीर में तंदुरुस्ती तो आती ही है, आपकी बुद्धि का विकास बहुत होता। विद्यार्थियों को गाय का दूध पीना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति तेज बने, तो देशी गाय का दूध पीजिए, स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है। और दूसरा फायदा यह होता है कि गाय का दूध बहुत आसानी के साथ पचता, डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता, तो इसलिए गाय का दूध पीजिए। जो लोग गाय का दूध ना पी सकें वो क्या करें? चाय कॉफी की अगर आदत पड़ गई है तो उसको छुड़वाने की जिम्मेदारी मेरी। आप लोग कैसे चाय कॉफी छोड़ सकते हैं? चाय बनाते हैं ना, पानी गर्म करते हैं, तो जो पानी आपने चाय बनाने के लिए गर्म किया, उस पानी में तुलसी की पत्ती डाल दीजिए। चाय मत डालिए, तुलसी की पत्ती डालिए। फिर उसी पानी में सूंठ पाउडर डाल दीजिए। सूंठ पाउडर सुना? जो लोग सूंठ पाउडर डालें, सूंठ पाउडर नहीं तो अदरक डाल दीजिए, जिंजर, और उसको उबालिए, और फिर कप में रख लीजिए, और फिर उसको पीना शुरू कर दीजिए। एक दिन में 2-3 बार पीजिए, चाय कॉफी की आदत छूट जाएगी। और जो लोग ये ना कर सकें कि हमारे घर में सूंठ पाउडर भी नहीं है, तुलसी का पत्ता भी नहीं है, वो लोग एक काम करें कि चाय के लिए जो पानी गर्म किया है, पानी गर्म करके उसको कप में डालकर उसको पीना शुरू करें। तो क्या होगा? हम गर्म पानी पिएंगे, और गर्म पानी पीने के पता है क्या क्या फायदे हैं? मैं तुमको गिनाता हूं। गर्म पानी पियो, कभी भी डायबिटीज नहीं होगी। गर्म पानी पियो, कभी भी अर्थराइटिस नहीं होगा। अर्थराइटिस जानते हो? ये जो जोड़ में दर्द होने लगता है ना, हड्डियों के जॉइंट्स में दर्द होने लगता, अर्थराइटिस वो बीमारी होती है। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी नहीं होगी। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी गला खराब नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी खांसी नहीं आएगी। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी जुकाम नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी निमोनिया नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहोगे, कभी भी शरीर पर मोटापा नहीं चढ़ेगा। इतने सारे फायदे, और सारे फायदों की एक बात मैं तुमको बताता हूं, गर्म पानी पीते रहो, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। और गर्म पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका समझते हो क्या है? सवेरे सवेरे सोकर उठना, और 1 या 2 गिलास, अगर संभव हो तो 3 गिलास हल्का गर्म पानी पीना सुबह उठते ही। उसके बाद टॉयलेट जाना या कुछ करना। और ये बहुत बड़ी दवा बता रहा हूं मैं तुमको,
जिंदगी में अगर तुम निरोगी रहना चाहते हो, दवा की जरूरत ही ना पड़े, हम बीमार ही ना पड़े, हमारा शरीर दुरुस्त रहे, तो उसकी सबसे बेहतरीन दवा है। और मैं तुमको मेरे बारे में बता सकता हूं, मैं इतना घूमता हूं, पूरे देश में जाता हूं, दिन में 3-3, 4-4 व्याख्यान करता हूं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक व्याख्यान में खड़ा रहता हूं, कभी कभी 9-9 घंटे खड़ा रहता हूं, इतना बोलता हूं, ना तो मेरा कभी गला बैठता, ना तो मुझे कभी तकलीफ होती है, ना तो मुझे कभी बुखार आता है। मुझे याद नहीं कि पिछले 8 साल से मैं कब बीमार हुआ। और साल भर में कम से कम 6 महीने में ट्रेन में बिताता हूं, इतनी ट्रैवलिंग करता हूं पूरे देश में, तब भी ना तो मैं बीमार पड़ता हूं, ना मुझे बुखार आता है, ना जुकाम होता है, ना खांसी होती है, इतना व्याख्यान देने के बावजूद। उसका रहस्य जानते हो क्या? गर्म पानी। तो तुम भी पियो, बहुत अच्छा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो चाय कॉफी बंद, गर्म पानी शुरू। और तुम्हारे घर में अगर कोई अतिथि आए तो उसको भी गर्म पानी पिलाना। तो तुम पूछोगे क्यों पिलाएं? इसलिए कि अतिथि देवता होता है ना, तो देवताओं को जहर पिलाना चाहिए। तो चाय कॉफी पिलाओगे अपने अतिथियों को, तो उनसे कहना कि आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवता होता, इसलिए देवताओं को जहर नहीं पिलाते। तो चाय कॉफी नहीं पिलाएंगे, गर्म पानी पिलाएंगे, या अगर घर में होगा तो गाय का दूध पिलाएंगे। बात समझ में आती है ना? और ये जो मैंने समझाया, ये आज अपने मां पिताजी को समझाओगे जाके यहां से? हाँ। और यही बात कल अपने पड़ोसी को कहना, फिर अपने मां पिताजी को समझा के फिर अपने पड़ोसी को समझाना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझें उतना ही फायदा यहां से। हाँ। और यही बात कल अपने पड़ोसी को कहना, फिर अपने मां पिताजी को समझा के फिर अपने पड़ोसी को समझाना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझें उतना ही फायदा होगा ना देश का। ऐसे ही तुमको एक दूसरी बात कहनी कि कभी भी कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, पेप्सोडेंट नहीं खरीदना, क्योंकि ये सब परदेशी कंपनियों के पेस्ट हैं। क्यों नहीं खरीदना इनको? क्योंकि ये सब जो पेस्ट बनते हैं ना, बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, बहुत घटिया। क्यों? कॉलगेट वाला कभी नहीं बताता कि कॉलगेट कैसे बनता, बताता है? पेप्सोडेंट वाला कभी नहीं बताता कि इसमें क्या क्या मिलाते हैं, कभी बताते हैं? और ना कॉलगेट पर, ना पेप्सोडेंट पर, ना सिबाका पर, ना फॉरहंस पर, ना क्लोजअप पर, किसी पर भी ISI मार्क नहीं है। ISI मार्क सिर्फ उन्हीं चीजों पर होता है जिनमें क्वालिटी होती है। जिन चीजों में कोई क्वालिटी नहीं होती उस पर ISI मार्क नहीं होता। तो ये सब टूथपेस्ट बहुत ही घटिया क्वालिटी। तुम पूछोगे क्यों? ये सब टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो? केमिस्ट्री में एक चीज होती है, उसका नाम है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट आता है मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से, और उससे बनता है पेस्ट, और उसको रोज लगाते हैं हम अपने मुंह में। तो जरा ये बताओ, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा मुंह में लगा लगाकर सांस की बदबू दूर होती है? या दांतों की सड़न दूर होती है? और मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा रोज मुंह में रगड़े, फिर हम कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं। और जरा ये बताओ, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा मुंह से रगड़कर गणपति बप्पा का नाम लेते हो, उसी मुंह से जिसमें जानवरों का चूरा रगड़ते हो? तो गणपति बप्पा की पूजा करने का तुमको अधिकार है, इसलिए कभी मत करना ये पेस्ट। और इसलिए भी नहीं करना ये पेस्ट कि इनमें सिंथेटिक डिटर्जेंट है। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है? केमिस्ट्री में एक नाम होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये क्या है? ये सोडियम लॉरेल सल्फेट कपड़ा धोने के काम में आता है। रिन सुना है? रिन, सर्फ, एरियल, उसमें झाग बनता है ना, कपड़ा धोते हैं, वो सोडियम लॉरेल सल्फेट से बनता है। उसको अंग्रेजी में सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते हैं। और जो कपड़े धोने के काम में आती है चीज, अगर उसी को पेस्ट में मिला दिया जाए तो बोलो, लगाओगे अपने मुंह में?
बहुत बार मैं नौजवानों से पूछता हूं क्यों पेस्ट करते हैं, कहते राजीव भाई उसमें झाग बहुत बनता है। तो सबसे ज्यादा झाग रिन में बनता है, तो रिन से दांत साफ करोगे? तो ये जो झाग बनता है पेस्ट में, वो बनता है सोडियम लॉरेल सल्फेट से, और सोडियम लॉरेल सल्फेट है सिंथेटिक डिटर्जेंट, और ये कैंसरस होता है, इसलिए कभी भी मुंह में नहीं लगाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और ब्रश कभी नहीं करना। ये जो टूथब्रश करते हैं ना, ये बहुत खराब चीज है। आप पूछोगे वो कैसे? टूथब्रश बनता है ना प्लास्टिक से, जो ब्रसल्स होते हैं वो सब प्लास्टिक के हैं, और वो ब्रसल बहुत हार्ड होते हैं। तो जो ब्रसल्स तुम रोज अपने मुंह में रगड़ते हो, उसी को एक दिन यहां करो, कल करना यहां पे ब्रश को, फिर यहीं पे परसों भी करना, फिर तीसरे दिन करना, फिर चौथे दिन करना, फिर पांचवें दिन करना, तो छठवें दिन तुम्हारे यहां से हाथ से खून निकलेगा। मैंने किया एक बार, 5 दिन के बाद ही खून निकलना शुरू हो गया यहां। तो जो ब्रश अगर हम 5 दिन लगातार यहां करें तो खून निकाल देता है, उसी ब्रश को रोज हम हमारे गम्स पे करते हैं। तुमको मालूम है तुम क्या सत्यानाश कर रहे हो अपने गम्स का? इसलिए कभी ब्रश नहीं करना। और तुमको एक दूसरी बात बता दूं कि दुनिया में अमेरिका नाम का एक देश है जहां सबसे ज्यादा पेस्ट किया जाता है, सबसे ज्यादा ब्रश करते हैं लोग, और उसी अमेरिका में लोगों के दांत सबसे ज्यादा खराब है। अमेरिका में सबसे ज्यादा दांतों के डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि दांत बहुत खराब है उनके। दांत खराब क्यों है? क्योंकि रोज ब्रश करते हैं, रोज पेस्ट करते हैं। दांत खराब हो जाएंगे और गम्स खराब हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी पेस्ट नहीं करना, ब्रश नहीं करना। और इसलिए भी नहीं करना कि हमारे जो गम्स है ना, मसूड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि हमारे देश में गर्मी पड़ती है। जिन देशों में गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां के लोगों के मसूड़े गम्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। अक्सर सुना है पायरिया हो जाता है, दांतों से खून निकलने लगता है, मसूड़े से खून। तो सॉफ्टनेस बहुत है हमारे गम्स में, और हमारे सॉफ्ट गम्स पे हम ब्रश रगड़ रहे हैं अगर प्लास्टिक का बनाया हुआ, तो बहुत अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए कभी ब्रश नहीं करना। तो फिर क्या करना? सबसे अच्छा नीम का दातुन। क्या मिलता है ठाणा स्टेशन पे? तो नीम का दातुन ले आना, 50 पैसे का मिलता है। करना कैसे? उसको थोड़ी देर चबाना उसको, तो चबाने के बाद उसमें ब्रसल्स बन जाएंगे। इतने सॉफ्ट होते हैं वो किसी भी ब्रश में नहीं मिलेंगे। और उससे अपने दांतों की सफाई करना। नीम में 3 क्वालिटीज हैं। सबसे पहली, नीम हमेशा ऑक्सीजन देता, रात में भी ऑक्सीजन देता, दिन में भी ऑक्सीजन देता। हमको ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत। दूसरी क्वालिटी नीम में क्या है? नीम 300 तरह के कीटाणुओं को मारता। तो 300 तरह के कीटाणुओं को मारने का काम नीम का पेड़ करता है। तो दातुन करोगे तो लगातार कीटाणु मरते रहेंगे। तो लगातार कीटाणुओं से लड़ने का काम नीम का दातुन करेगा, पेप्सोडेंट नहीं करने वाला। और सुरक्षा चक्र नीम का दातुन देगा, कॉलगेट नहीं देने वाला। तो नीम का दातुन करो। और एक और बड़ा फायदा होगा कि तुम जब जाओगे तो नीम का दातुन खरीदो, तो वो आदमी बहुत गरीब है जो दातुन बेचता, कभी देख के आओ। उस गरीब आदमी से अगर मान लो हम सब दातुन खरीदेंगे तो हमारा पैसा कहां जाएगा? गरीब आदमी के पास जाएगा ना, और उसको रोटी मिलेगी, उसकी जीविका चलेगी। तो गरीब आदमी को भोजन देना ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। तो तुम दातुन खरीदोगे तो उसको पैसा मिलेगा, उसकी जीविका चलेगी। बात समझ में आती है ना? तो नीम का दातुन करना। नीम का ना मिले तो बबूल का मिलता है, वो दातुन कर लेना। जो लोग दातुन ना कर पाए वो दंत मंजन करें। लाल दंत मंजन आता है, काला दंत मंजन आता है, वीको वज्रदंती आता है, ढेर सारे दंत मंजन आते हैं। तुम चाहो तो अपने घर में दंत मंजन बना लो, बहुत आसान काम है। किसी भी आयुर्वेद की दुकान पर जाओ और ये कहो कि त्रिफला चूर्ण दे दो, त्रिफला चूर्ण मिलता, वो ले आओ अपने घर में, उसमें थोड़ा मीठ मिलाओ, नमक, सॉल्ट, दंत मंजन बन जाएगा। उससे दांत साफ करो, सबसे अच्छा। दंत मंजन करने से एक फायदा और होगा कि उंगली इस्तेमाल करेंगे, है ना? और ये दाहिने हाथ की जो पहली उंगली है, इसमें एक मेरिडियन पॉइंट है। एक्यूप्रेशर का नाम सुना है तुम? एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है कि दाहिने हाथ की पहली उंगली में मेरिडियन पॉइंट है।
जब इस उंगली से हम दांत साफ करते हैं तो वो मेरिडियन पॉइंट प्रेस होता है, और वो मेरिडियन पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। तो हमारी पूरी की पूरी बड़ी आंत की मालिश होती है जितनी देर हम दांत की सफाई करते। तो दांत साफ होता है, मसूड़े की मालिश होती है, बड़ी आंतों की मालिश होती है, हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जाता है, हमारे सब चीज ठीक से चलती है। तो क्वालिटी ये है कि कॉलगेट, क्वालिटी तो इसमें है। तो नीम का दातुन करना, बबूल का दातुन करना। एक समस्या जरूर आ सकती है, तुम ये सोच सकते हो राजीव भाई सब लोग अगर नीम का दातुन करें तो हमारे देश की आबादी तो 98 करोड़ है, हर आदमी एक एक दातुन भी तोड़ेगा नीम का, तो नीम का पेड़ तो सब खलास हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए एक काम करना कि अपने हर जन्मदिन पर एक नीम का पेड़ लगाना। जन्मदिन आता है ना, हर एक का आता है, तो हर व्यक्ति भाई बहन अपने जन्मदिन पर एक नीम का पेड़ लगाए। और जन्मदिन मनाने का इससे अच्छा दूसरा कोई तरीका नहीं। आजकल क्या करते हैं, जन्मदिन मनाने के लिए कहीं से केक खरीद लाते हैं, फिर मोमबत्ती ले आते हैं, फिर केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाते हैं। तो पहले दिया सलाई से उसको जलाते हैं, फिर फूंक मार मार के बुझाते हैं। तुमको मालूम है जलता हुआ दीपक कब बुझाते हैं? जब किसी की मौत हो जाती है। हम क्या कर रहे हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जलते हुए दीपक बुझा रहे हैं, तो मरने की तैयारी पहले ही करके बैठे। तो बताओ हम इडियट हैं कि स्मार्ट? तो ये इडियोसिटी करोगे नहीं ना? तो फिर आप पूछोगे कैसे जन्मदिन मनाएं? जन्मदिन मनाने का सबसे अच्छा तरीका है, एक नीम का पौधा लाओ और अपने घर के सामने, घर के आजू बाजू जहां जगह मिले वहां लगा दो, ठीक है? और दीपक कभी जलाकर बुझाना नहीं, सिर्फ जलाना। अगर दीपक ही जलाना है तो अपने जन्मदिन पर दीपक जलाओ, मंदिर में रख के आओ, बुझाना नहीं कभी भी। और मोमबत्ती तो कभी नहीं। ये मोमबत्ती जलाने का फैशन हमारे यहां यूरोप से आया, हमारे देश में तो दीपक जलाते थे, मोमबत्ती कभी नहीं जलाई जाती। किसी भी धार्मिक काम में मोमबत्ती कभी नहीं जलाई जाती। समझ में आ रहा है ना? इसलिए या तो नीम का पेड़ लगाओ या तो दीपक जलाओ, किसी मंदिर में रख के आओ। नीम का पेड़ हम सब लगाएं, मुश्किल काम है ये? मुश्किल लगता है किसी को नीम का पेड़ लगाना? नहीं लगता ना, आसान है ना? तो सब लगा सकते हैं। मान लो 98 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति साल में एक नीम का पेड़ लगाए तो कितने लगेंगे? 98 करोड़ लगेंगे ना। और ये सब पेड़ जब बड़े हो जाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी। मैंने तुमको बताया 24 घंटे नीम ऑक्सीजन देता, वो ऑक्सीजन हमारे काम आएगी, आएगी कि नहीं? तो पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन हमारे काम आएगी, दातुन भी हमारे काम आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए नीम का पेड़ लगा। एक और तुमसे मुझे कहना है निवेदन के रूप में कि कभी भी ये लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे जैसे साबुन मत खरीदो, क्योंकि ये सब साबुन फालतू के साबुन। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं साबुन क्यों लगाते हैं, तो कहते हैं राजीव भाई गोरा बनने के लिए। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो 20-20 साल से साबुन लगा रहे हैं लेकिन काले के काले ही है, एक भी गोरा नहीं बनता। ये सबसे बड़ा झूठ है कि साबुन लगा के कोई गोरा बनता, कभी नहीं होता है। ये तुमको बेवकूफ बनाने का तरीका है। इसलिए साबुन लगाने से कोई गोरा नहीं बनता, और साबुन में कोई क्वालिटी नहीं। साबुन बनता है कास्टिक सोडा से। कास्टिक सोडा माने सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कभी तुम अपनी लेबोरेटरी से लेकर अपनी स्किन पर जरा लगाओ, तुम्हारी स्किन जल जाएगी उतनी। समझते हो? इतना रिएक्शनरी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जरा एक डेला पानी में डाल के देखो, पानी उबलना शुरू कर देगा, इतना रिएक्शनरी होता है सोडियम। और उसका बना हुआ साबुन रगड़ते हो तुम अपने शरीर। इतने बेवकूफ आदमी। क्या करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? तुमने साबुन लगाया तो वो क्या करता है, हमारी त्वचा पर, हमारी स्किन पर ऑयल होता है, नेचुरल ऑयल जो भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया। और किसी की स्किन का नेचुरल ऑयल अगर खत्म हुआ तो स्किन की ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी। तुम नेचुरल ऑयल कभी खत्म नहीं होना चाहिए स्किन का। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, हमारे शरीर का जो तेल है, जो नेचुरल ऑयल है, उसको खत्म कर देता।
फिर क्या होता है, स्किन रफ हो जाती, तो तुम साबुन लगा के नहाओ, 10 मिनट के बाद नाखून से लाइन खींचो, सफेद रंग की लाइन खींचो, और जाड़े के दिनों में साबुन लगाओ, पूरा चेहरा सफेद सफेद हो जाएगा। क्यों होता है? उसमें जो कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो स्किन के तेल को खत्म कर देता है, शरीर फिर मुश्किल में फंस सकता है, इसलिए कभी मत लगाना। और सर्दियों के दिन में तो कभी साबुन मत लगाना, नहीं तो क्या करना पड़ता, पहले साबुन लगाते हैं, स्किन रफ हो जाती है, फिर कहीं से कोल्ड क्रीम खरीद के लाते, फिर चेहरों को ऑयलिश बनाते, 50 तरह के तेल इस्तेमाल करते। जो नेचुरल तेल है स्किन का वो सबसे अच्छा। तो फिर तुम पूछोगे किससे नहाएं? सबसे अच्छा तरीका नहाने का है चने का आटा, दूध की मलाई। तुम्हारे घर में चने का आटा है? सबके घर में है ना? तो चने के आटे में कच्चा दूध मिलाना, कल से इसी से नहाना। चने के आटे में कच्चा दूध मिलाना, उसका पेस्ट बनाना, उसको शरीर पे लगाना और फिर पानी से नहा लेना, एकदम शरीर साफ हो जाए। दूसरा तरीका, तुम अपने किसी दुकान के पास जाकर कहना मुल्तानी मिट्टी दे दो। मुल्तानी मिट्टी मिलती, उसको ले आना, पानी में डाल के रखना, पानी में वो भीग कर मुलायम हो जाती है, उसको ऐसे ही लगाना जैसे साबुन लगाते हैं, नहा लेना, बहुत अच्छा। तीसरा तरीका, मसूर की दाल आती है, पूछना किसी दुकानदार, और वो मसूर की दाल के लेकर उसको पिसवा लेना, आटा बनवा लेना उसका। मसूर की दाल के आटे में कच्चा दूध मिलाकर नहाना, ये सबसे अच्छी क्वालिटी, कभी भी तुम्हारी स्किन रफ नहीं हो। और सर्दियों के दिन में मसूर की दाल के आटे में कच्चा दूध मिला के तुम अगर इस्तेमाल करोगे तो कभी भी तुम्हारा चेहरा फटेगा नहीं, कभी भी होठ फटेंगे नहीं तुम्हारे, कभी भी रफनेस नहीं आएगी स्किन पे। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब इस्तेमाल करना। फायदा क्या होगा? परदेशी कंपनियों का साबुन बिकना बंद हो जाए, और परदेशी कंपनियों का साबुन बिकना बंद होगा तो हमारा पैसा देश के बाहर जाना बंद हो जाए। अभी सोचो कितना पैसा कमाती हैं परदेशी कंपनियां। एक जॉनसन एंड जॉनसन नाम की परदेशी कंपनी यही मुलुंड में है, ये अमेरिका की कंपनी, ये साबुन बेचती है 30 रुपए का 50 ग्राम, तो 60 रुपए का 100 ग्राम, तो 600 रुपए का 1 किलोग्राम। अभी सोचो 600 रुपए का 1 किलोग्राम साबुन मिलता, काजू की बर्फी कितने की मिलती? 200 रुपए की 1 किलोग्राम। तो 200 रुपए की 1 किलोग्राम काजू की बनाई हुई मिठाई मिलती है और 600 रुपए का 1 किलोग्राम साबुन मिलता है। क्या खरीदना चाहिए? क्योंकि काजू की बनी मिठाई खाएंगे तो शरीर में ताकत आएगी, वो साबुन तो खा नहीं सकते ना, वो तो 600 रुपए में खरीद के बर्बादी होने वाला है ना, इसलिए ये बेवकूफी कभी नहीं करना। तो लक्स नहीं खरीदना, लाइफ बॉय नहीं, लिरिल नहीं, रेक्सोना नहीं, पियर्स नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन नहीं, कैमे नहीं, पामोलिव नहीं, डव नहीं, कोई भी साबुन नहीं। कभी कभी टेलीविजन तुमको बेवकूफ बनाता, टेलीविजन पे जाहिरात आता है कि एक साबुन है वो दूध से बनता, दिखाते हैं ना। अभी मैं तुमको बताता हूं कि दुनिया में कोई साबुन दूध से नहीं बनता, सब साबुन कास्टिक सोडा से बनता। और हमको कैसे बेवकूफ बनाता है कि हम वो साबुन जो दूध से बनता है उसको खरीद लाते हैं। हम क्या करते हैं, दूध से बनाए हुए साबुन से नहाते हैं, दूध से क्यों नहीं नहाते फिर सीधे? दूध का बनाया हुआ साबुन हमने खरीदा, दूध क्यों नहीं खरीदते, उससे नहा लो सीधे। तो तुम पूछोगे वो कैसे? तुमने देखा भगवान जी को साबुन से नहलाते, किसी के घर में नहलाते, दूध से नहलाते हैं, पानी से नहलाते? तो भगवान जी अगर दूध से नहा सकते हैं तो तुम भी नहाओ। तो पूछोगे कैसे नहाए? दूध से नहाने का तरीका बहुत आसान है। दूध ले लो कच्चा, उबालना नहीं उसको, उसमें नींबू निचोड़ देना, तो क्या होगा? दूध दूध नहीं रहेगा। फिर क्या करना? एक कपड़ा लेना कॉटन का, उस पे वो लगा लेना, फिर उस कपड़े से पूरे शरीर की हल्के से मालिश करना, तो तुम्हारे शरीर का सारा मैल उस कपड़े में निकल के आ जाएगा। ये दूध से नहाने का तरीका। पैसा खर्च होगा इसमें कुछ? साबुन खरीदेंगे तो पैसा खर्च होने वाला, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो तुम्हारे घर का पैसा बचेगा तो देश का पैसा भी बचेगा, और हर साल हम हमारा सैकड़ों करोड़ रुपया बचा सकते हैं। ये समझ में आ रही है ना बात? ये बात अपने मां पिताजी को कहनी है जाके, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं।
तुम्हारे घर में साबुन नहीं आना चाहिए, कोई साबुन से नहीं नहाना चाहिए। और एक काम और करना, कपड़ा धोने के लिए कभी भी सर्फ नहीं खरीदना, रिन नहीं खरीदना, एरियल नहीं खरीदना, ये सब डिटर्जेंट हैं। डिटर्जेंट नहीं खरीदना। तो क्या खरीदना? हमारे देश में एक साबुन बनता, उसको कहते हैं ऑयल केक। पीले पीले रंग का, सफेद सफेद रंग का कपड़ा धोने का साबुन आता। देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्वालिटी में वही सबसे अच्छा। क्या क्वालिटी है पता है उसमें? उससे कपड़े धोने पर कभी भी हाथ खराब नहीं होते। दूसरी क्वालिटी उसमें यह है कि उससे कपड़े धोने पर कभी भी पानी बर्बाद नहीं होता। अभी तुम डिटर्जेंट से कपड़े धोओगे तो पानी बहुत बर्बाद होता। एक कपड़ा धोने के लिए 2-3 बाल्टी पानी खर्च हो जाता। लेकिन ऑयल केक से अगर कपड़े धोएंगे तो पानी खर्च नहीं होता ज्यादा। और तुमको मालूम है देश में पानी की बहुत कटोकटी, बहुत क्राइसिस है पानी। पीने के लिए पानी नहीं, हिंदुस्तान के 2 लाख गांव में बूंद बूंद पानी बचाना पड़ता है इस देश में लोगों को। तो एक बाजू में 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है, दूसरे बाजू में हम लोग अगर पानी बहा रहे हैं कपड़ा धो धो कर, तो कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए पानी कम से कम खर्च हो, ऐसे साबुन से कपड़ा धोना तो ऑयल केक खरीद लाना। यहां ठाणा में समर्थ भंडार है, तुमको मालूम? उसकी दुकान पे मिलता है ऑयल केक, ले आना वहां से। और भी दुकानों पे मिलता होगा, वहां से ले आना। खादी की दुकानें होंगी, वहां से ले आना। तो ऑयल केक ज्यादा से ज्यादा वापरना है, इस्तेमाल करना है, ताकि पानी बचेगा और देश का पैसा बचेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ढेर सारे सामान हैं जिनको हम हमारे जीवन में ना खरीदें कभी भी, क्योंकि वो परदेशी हैं, स्वदेशी ही खरीदें। आप पूछोगे उसकी माहिती कैसे मिले? हमको तो मालूम नहीं है क्या परदेशी, क्या स्वदेशी, क्या खरीदें क्या ना खरीदें। जब मेरा व्याख्यान खत्म होगा तो हमारे कुछ भाई आए हैं, वो तुमको एक माहिती पत्रक देंगे, उसको अपने घर लेके जाना। उसमें ये सब माहिती दी गई है कि क्या सामान स्वदेशी है, क्या सामान खरीदना चाहिए, क्या सामान परदेशी है जो नहीं खरीदना चाहिए। वो पत्रक घर में संभाल के रखना। जब भी बाजार जाना पड़े उस पत्रक को देखकर ही जाना, ताकि गलती से भी कोई परदेशी कंपनी का माल ना आने पाए। समझ में आ रहा है ना? और एक छोटी सी बात तुमको और बता दूं, आजकल तुमको मालूम है अमेरिका ने हमारे देश पे पाबंदी लगा रखी। सुना तुमने? अखबारों में पढ़ा? और जापान ने भी पाबंदी लगा रखी है। क्यों लगाई है? भारत के वैज्ञानिकों ने 5 अणु परीक्षण किए थे, इसलिए। हमारे वैज्ञानिकों ने सिर्फ 5 अणु किए तो अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तो 1047 अणु परीक्षण किए, तो पाबंदी तो पहले अमेरिका पे होनी चाहिए। हमने सिर्फ 5 किए हैं, अमेरिका ने 1047 परीक्षण किए। और हमने सिर्फ अणु परीक्षण किए हैं, अमेरिका ने तो अणु बम बनाए हैं। और अमेरिका ने सिर्फ अणु बम बनाए ही नहीं है, अणु बम गिराए भी हैं। जापान के ऊपर गिराया था ना 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। तो 2 अणु बम जापान पर गिराए अमेरिका ने, और उसमें लाखों जापानीज मर गए। उसके बाद इसी अमेरिका ने 1960 के साल में वियतनाम पर बहुत सारे बम गिराए और 15 लाख वियतनामी उसमें मर गए। फिर 1970 के दशक में इसी अमेरिका ने कोरिया के ऊपर बम गिराए और उसमें लाखों लोग मर गए। फिर 80 के दशक में इसी अमेरिका ने ईरान और इराक के ऊपर बम गिराए और 80 लाख इराकी उसमें मर गए। और वही अमेरिका अभी फिर बम गिरा रहा है। तुमने सुना सूडान पे गिरा दिया, अभी फिर अफगानिस्तान पे गिरा दिया। तो पाबंदी अमेरिका पे होनी चाहिए या भारत पे? क्योंकि हमने तो बम भी नहीं बनाया, किसी पे गिराया भी नहीं है। ये तो बम बनाता है और गिराता है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को मार दिया है। तो दुनिया का सबसे बदमाश देश है अमेरिका, सबसे पाखंडी देश है अमेरिका, और सबसे बेईमान देश है अमेरिका। तो ऐसे बेईमान, बदमाश और पाखंडी देश पर पाबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो पाबंदी कैसे लग सकती है? तो एक तरीका है उसका तरीका यह है कि भारत सरकार एक कानून अगर बनाए अपनी संसद में और अमेरिका पर पाबंदी लगा दे। यह अधिकार भारत सरकार को है।
जैसे अमेरिकी सरकार ने कानून बनाकर हमारे ऊपर पाबंदी लगाई, वैसे ही भारत सरकार कानून बनाकर अमेरिका पे पाबंदी लगा सकती है, ये अधिकार है। तो हम लोग इसके लिए भारत सरकार को ये कहने वाले हैं कि आप अमेरिका पे आर्थिक पाबंदी लगाओ। उसके लिए हम लोग 1 करोड़ हस्ताक्षर करा रहे हैं पूरे देश के लोगों को। स्वाक्षरी तुम कहते हो ना, 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर करा के, सिग्नेचर करा के हम लोग भारत सरकार को देने वाले हैं, ताकि भारत सरकार जल्दी से जल्दी अमेरिका पर आर्थिक पाबंदी लगाए। वो 1 करोड़ स्वाक्षरी करवाने में हमारी मदद कर सकते हो? क्या मदद कर सकते हो? तुम अपनी स्वाक्षरी कर देना, अपने घर के लोगों की करवा देना, अपनी कॉलोनी के लोगों की करवा देना, करवा सकते हो? और एक एक विद्यार्थी अगर 25-50 लोगों की स्वाक्षरी करवाए तो बहुत जल्दी से 1 करोड़ स्वाक्षरी हमको मिल जाएगी। ठीक है? तो उसके लिए तुम कहोगे फॉर्म चाहिए हमको, तो हमारे कुछ साथी तुमको वो फॉर्म बांट देंगे, तुम अपने घर से करवा के ले आना, स्कूल में जमा कर देना और हम लोग उसको ले जाएंगे। जब 1 करोड़ हो जाएगा तो भारत सरकार को हम वो देने वाले हैं। ठीक है? तो एक तरीका तो ये है कि भारत सरकार पाबंदी लगाए, उसके लिए तो हम ये कर रहे हैं, कानून बने। एक और तरीका, दूसरा तरीका क्या है? हम सब लोग मिलकर अमेरिका पे आर्थिक पाबंदी लगा दें। तो तुम पूछोगे वो कैसे? तो उसका तरीका यह है कि हम सब लोग मिलकर अमेरिकी कंपनियों का माल खरीदना बंद कर। जो जो अमेरिकी कंपनियां हमारे देश में धंधा कर रही हैं, उन सब अमेरिकी कंपनियों का माल खरीदना अगर हम बंद कर देंगे तो यहां से पैसा अमेरिका नहीं जाएगा, तो अमेरिका पे आर्थिक पाबंदी लग जाएगी। भारत पर अमेरिका ने जो आर्थिक पाबंदी लगाई है उसमें क्या हो रहा है? अमेरिका से पैसा अब भारत में नहीं आएगा। तो अगर वहां से डॉलर नहीं आएगा यहां, तो यहां से डॉलर अमेरिका क्यों जाए? समझ में आ रही है ना? इसलिए अमेरिकी कंपनियों का माल खरीदना बंद करेंगे तो सब अमेरिकी कंपनियों पे पाबंदी लगेगी, अमेरिका पे भी पाबंदी लगेगी। तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए सबसे पहले पेप्सी कोला पीना बंद करना। ये पेप्सी कोला अमेरिकी कंपनी, और कोका कोला भी पीना बंद करना, ये भी अमेरिकी कंपनी। पेप्सी कोला नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे। फिर तुम पूछोगे थम्स अप पिए क्या, या मिरिंडा पिए क्या? ये भी नहीं पीना, क्योंकि थम्स अप भी अमेरिकी कंपनी है, मिरिंडा भी अमेरिकी कंपनी, लिम्का भी अमेरिकी कंपनी है। तो पेप्सी नहीं, कोक नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, सिट्रा नहीं, मिरिंडा नहीं, कुछ नहीं, मैंगो फ्रूटी भी नहीं। तो ये सब अमेरिकी कंपनियां हैं। और इसलिए नहीं पीना है कि अगर हमने ये पिया तो पैसा यहां से अमेरिका जाएगा, और अमेरिका हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन को पैसा देना चाहिए अपने घर से। और अमेरिका दुश्मन है हमारा कैसे? अमेरिका ने पाबंदी लगा के हमारे देश में आने वाला पैसा रोक दिया। और कितना पैसा देंगे? ये जो पेप्सी कोला की बोतल है ये 70 पैसे में बनती है, 10 रुपए में बिकती। तो सोचो अगर तुमने 1 बोतल खरीदी तो कितना पैसा गया, और 1 करोड़ खरीदी तो कितना चला जाएगा। इसलिए ये कभी नहीं खरीदना। और इसलिए भी नहीं खरीदना है ये सब कि ये पीने लायक नहीं है। पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, सब में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पीनी चाहिए? विज्ञान कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी चाहिए। और अगर पेप्सी कोक में मिलाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है। इसके अलावा उसमें सोडियम ग्लूटामेट नाम का जहर है, पोटेशियम सॉर्बेट नाम का जहर है, लेड एसीटेट नाम का जहर है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल नाम का जहर है, और सबसे खतरनाक जहर है मिथाइल बेंजीन। ये कैंसर करता, तो कभी नहीं पीना, नहीं तो कैंसर हो जाए। और एक बीमारी और होती है, तुम अगर बार बार पेप्सी पियोगे, बार बार कोका कोला पियोगे, तो उसमें जो जहर मिलाया हुआ है वो शरीर के अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो हमारे अंदर किडनी है, किडनी को वो जहर की सफाई करनी पड़ती है। तो बार बार किडनी जहर की सफाई करेगी, 1 बार करेगी, 2 बार करेगी, 3 बार करेगी, तो एक दिन किडनी फेल हो जाएगी। तुम कभी जाओ जसलोक हॉस्पिटल और वहां जाके उन पेशेंट्स को देखो जिनकी किडनी फेल हो जाती है। इतनी तकलीफ होती है जब किडनी फेल हो जाती है आदमी।
शरीर का खून बाहर निकालना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, फिर मशीन से डालना पड़ता है, डायलिसिस पे रहना पड़ता है, 8-8 घंटे डायलिसिस होती है, इतना पेन होता है पूरे शरीर में। मैंने तो मेरी आंखों से देखा, मेरा एक दोस्त अभी मरा किडनी फेल होने से, तो मैं देखता था उसकी तकलीफ कितनी अधिक होती थी। इसलिए कभी नहीं पीना इसको, किडनी फेल हो। और इसलिए भी नहीं पीना कि हमारे देश में 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। तो हमारे देश के अगर करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, अगर हम पेप्सी और कोका कोला पिए तो ये अच्छी बात, इसलिए कभी नहीं पीना। और तुम नहीं पीना, किसी को पिलाना नहीं। तुम्हारे घर में कोई भी मेहमान आए उसको नहीं पिलाना। तो क्या पीना? नींबू का शरबत, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, गन्ने का रस, या फिर आम का रस, या फिर दही की ताक, या फिर गाय का दूध। और कुछ नहीं है तो घर में माटले का पानी है, वो सबसे अच्छा। तो हम सब नहीं पिएंगे पेप्सी कोला, क्योंकि अमरीकी माल है, अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, पैसा देश के बाहर जा रहा। और ये बात अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरों को भी नहीं करने देंगे। तो तुम्हारे पड़ोस में जो पेप्सी कोला पीने वाले लोग हैं, कोका कोला पीने वाले लोग हैं, उनको जाके समझाना। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो बातें मैंने तुमको बताई धीरे धीरे, थोड़े थोड़े उदाहरण से, ये अगर तुम्हारे समझ में आई तो दूसरों को समझाना। और कभी भी परदेशी माल नहीं खरीदना, अमरीकी माल नहीं खरीदना, हमेशा स्वदेशी खरीदना। स्वदेशी सामान क्या होता है उसका जानकारी माहिती पत्रक से मिल जाएगी, उसको लेके जाना, दूसरों को फोटोकॉपी करके वो माहिती पत्रक दे देना, ताकि उनके घर में भी स्वदेशी सामान आए। और ये काम अगर तुम करोगे तो ये वही काम है जो 1905 में लोकमान्य तिलक ने करवाया था। यही तो करवाया था लोकमान्य तिलक, कि गांव गांव गली गली घर घर स्वदेशी लाने का काम लोकमान्य तिलक ने करवाया। और गणपति बप्पा का जो त्योहार मनाते थे वही लोग ये काम करते थे। तो तुमको अगर गणपति का महोत्सव मनाना है तो स्वदेशी का आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो मैंने तुमसे कहा कि गांव गांव गली गली घर घर, हम जहां रहते हैं अपने पड़ोसी 10 लोगों को समझा सकते हो? रोज किसी एक को समझा सकते हो? तो रोज अगर एक पड़ोसी को समझाओगे तो एक साल में कितने पड़ोसी समझेंगे? 365। वो 365 में से और ऐसे लोग निकल आएंगे, वो भी समझाएंगे, तो हजारों लोगों तक ये बात पहुंचेगी। फिर सारे देश में ये आंदोलन चल जाएगा। तो हमको फिर से ये स्वदेशी आंदोलन चलाना। तुम ये कह सकते हो कि राजीव भाई टाइम नहीं है, अभी स्कूल में इतना सारा समय जाता है, फिर घर पे होमवर्क करना पड़ता होगा, घर के कुछ काम भी करने पड़ते होंगे, तो टाइम कहां से आएगा? तो टाइम अगर निकालना है तो टीवी देखना बंद करो। कितने घंटे टीवी देखते हो? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा घंटे? अच्छा। तो ये जो आधा घंटे टीवी देख रहे हो ये बंद हो सकता है? नहीं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो 4-4, 5-5 घंटे टीवी देखते। और बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे हैं जहां पूरा दिन टीवी चलता रहता, कोई देखने वाला हो या ना हो। अगर तुम लोग आधा घंटे देखते हो तो कुछ भी अच्छा करते हो थोड़ा सा, लेकिन मेरा तो यह कहना है कि आधा घंटे भी बंद करो। क्यों बंद करें? उसके पीछे एक बड़ा कारण है। कारण समझते हो क्या है? ये जब हम टीवी देखते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि टेलीविजन के सामने जब हम बैठ जाते हैं तो कुछ भी सोच नहीं सकते। अभी यहां हम व्याख्यान सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ते पढ़ते सोचते हैं। मान लो कोई हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें एक कहानी है, कहानी में लिखा है एक राजा था, एक रानी थी। तो अभी जैसे ही हमने पढ़ा कि एक राजा था, एक रानी थी, तो तुरंत हमारे दिमाग में राजा कैसा था, रानी कैसी थी, उसका महल कैसा होगा, उसके दरबारी कैसे होंगे, ये सब दिमाग में सोचते हैं ना। लेकिन टीवी देखते समय नहीं सोचते। पढ़ते समय सोचने की क्रिया चलती, बैठते समय कोई काम करते समय भी सोचने की क्रिया चलती।
कई बार सोते सोते भी सोचने की क्रिया चलती है, उसी में सपने आते हैं। फिर सपने देखते हैं ना हम सब, तो वो सोचने की प्रक्रिया के कारण ही होता। तो सोचने की प्रक्रिया पूरे दिन में कभी भी नहीं रुकती, सिर्फ उसी समय रुकती है जब टीवी देखते हैं। और सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर ये कहते हैं कि जब आदमी सोचना बंद कर देता है तो पागल होता है। तो जितनी देर तुम टीवी देख रहे हो उतनी देर तुम पागल हो। और तुमने देखा है, दो पागल कभी एक दूसरे को कुछ नहीं कहते। तो एक तो टीवी पागल है, एक तुम भी पागल हो, दोनों पागल हैं। और ये टीवी कितना पागल है, टीवी को मैं इडियट बॉक्स कहता हूं। इडियट माने पागल और बॉक्स माने बक्सा, बुद्धू बक्सा, पागल बक्सा। और मैं तुमको एक दुर्भाग्य की बात और बताऊं, मेरी पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी टेलीविजन में हुई, और इसलिए मैं जानता हूं कि ये कितना पागल है। ये इतना पागल है, कभी कभी ये कहता है लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अभी तुम बताओ, तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है? और अगर आती है तो भोजन करना बंद कर दो, एक एक लाइफ बॉय खरीद लो और दिन में 10-10 बार घिसो। तंदुरुस्ती बन सकती है? और तंदुरुस्ती का साबुन है तो खा के देखो फिर। ये पागल है कि नहीं? तंदुरुस्ती कभी लाइफ बॉय से नहीं आती। कभी कभी कैसे पागल बनाता है हमको, एक खिलाड़ी है वो फुटबॉल खेलना नहीं जानता, लाइफ बॉय लगा के जब फुटबॉल खेलने जाता है तो बिना गोल मारे वापस नहीं लौटता। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी खिलाड़ी अगर लाइफ बॉय लगा के फुटबॉल खेलेगा तो सबसे अच्छा खिलाड़ी बनेगा, गोल मार के लौटेगा। तो अगर लाइफ बॉय लगाने से इतना अच्छा खिलाड़ी कोई बनता तो भारत की फुटबॉल टीम अभी विश्व कप में क्यों नहीं खेली? अभी विश्व कप हुआ था फ्रांस में, उसमें ब्राजील खेला, नाइजीरिया खेला, मोरक्को खेला, कैमरून खेला, दुनिया भर के सब देश खेले, भारत ही नहीं खेला। और कैमरून पता है कितना बड़ा देश है? हमारे देश के 3 गांवों के बराबर का। इतना छोटा देश खेलता था और हम 98 करोड़ की आबादी वाले रात के 2-2 बजे जग जग कर आंखें फोड़ फोड़ कर तालियां पीट रहे थे। किसके लिए? ना हमारी टीम थी ना हमारे खिलाड़ी थे, तालियां पीट रहे थे हम सब। हिंदी में एक कहावत होती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो शादी किसी और की है, तालियां पीट रहा है अब्दुल्ला। खेल रहा है ब्राजील, खेल रहा है मोरक्को, तालियां पीट रहे हैं हम, ना हमारी टीम ना हमारे खिलाड़ी। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि भारत की टीम इसलिए नहीं खेली कि लाइफ बॉय नहीं था। अगर एक एक लाइफ बॉय दे दिया होता हर खिलाड़ी को तो सबने 10-10 गोल तो मारे होते ना, और गोल्ड मेडल आ जाता। इसलिए ये टीवी नहीं है, पागल है, बुद्धू बक्सा, इडियट बॉय। और कभी कभी टीवी क्या दिखाता है, लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता। कभी ये नहीं कहता कि मैल में छुपे कीटाणुओं को मारता, हमेशा कहता धो डालता। इसका मतलब समझते हो? जो कीटाणु मैल में छुप गए हैं इनको धो पहुंचकर और तंदुरुस्त बनाता। और तुमको मालूम नहीं है, यूरोप के देशों में लाइफ बॉय बिकता, वहां इसको कार्बोलिक सोप कहते हैं। और लाइफ बॉय से यूरोप के देश में या तो कुत्ते नहाते हैं या तो घोड़े नहाते हैं। तो जिस साबुन से कुत्ते नहाते हैं, घोड़े नहाते हैं, उससे हम नहा रहे हैं। बताओ पागल हुए कि नहीं हुए? तो ये कहां से बने पागल? टीवी देख देख के बने। तो ये टीवी पागल है, तुमको पागल बनाता है। इसलिए टीवी देखना बंद। और ये टीवी इतना पागल है, कभी कभी टीवी पे एक जाहिरात आता, उसमें एक छोटा सा बच्चा कहता आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय। फिर एक बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल। मतलब क्या है इसका? मैं कॉम्प्लॉन का बेटा हूं, मैं कॉम्प्लॉन की बेटी हूं। अभी कॉम्प्लॉन क्या है? टिन का डिब्बा।
अब ये बताओ, टिन के डिब्बा के बेटा बेटी हो सकते हैं? इडियट बॉक्स है कि नहीं है ये? है? मैं अक्सर लोगों के घर जाता हूं, कभी कभी खाना खाने, किसी के घर नाश्ता करने, तो लोग कहते हैं राजीव भाई क्या बताएं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारा कहना नहीं मानते, आप हमारे बच्चों को जरा समझाइए। तो मैं उनसे कहता हूं ये बच्चे आपके हैं कहां, ये तो सब कॉम्प्लॉन के हैं। और हम क्या पागलपन करते हैं कि रोज रोज ये जब देखते हैं टीवी पे कॉम्प्लॉन का जाहिरात, बूस्ट का, हॉर्लिक्स का, प्रोटीनेक्स का, बॉर्नविटा का, तो खरीद लाते हैं, फिर पीना चालू करते हैं। 1 डिब्बा खाते हैं, 2 डिब्बा खाते हैं, 3 डिब्बा खाते हैं, शक्ति कुछ आती ही नहीं, क्योंकि शक्ति है नहीं किसी में। तो पैसा भी बर्बाद होता है, पागल भी बनते हैं और इडियोसिटी सीखते हैं। तो इसलिए तुमको अगर शक्ति चाहिए, तुमको लगता है कि हमको शक्ति चाहिए, तो बूस्ट कभी नहीं खाना, हॉर्लिक्स नहीं, कॉम्प्लॉन नहीं, बॉर्नविटा नहीं, तो क्या खाना? केला खाना दूध के साथ। अगर शक्ति लेनी है तो सबसे बढ़िया चीज है दूध के साथ केला खाना या दही के साथ केला खाना। और तुमको मैं बताता हूं, एक सबसे अच्छा टेनिस खिलाड़ी है, उसका नाम है बोरिस बेकर। बोरिस बेकर जब खेलता है मैच, तो तुम देखो उसको, वो जितनी देर मैच नहीं खेलता, मैच बंद रहता, वो केला निकाल के खाता रहता अपने बैग में। और बोरिस बेकर की मालूम है सर्विस की स्पीड क्या? बोरिस बेकर जब सर्विस करता है तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्विस होती है उसकी। माने राजधानी जितनी तेज दौड़ती है उतनी तेज बोरिस बेकर की गेंद जाती है। एक बार मैंने बोरिस बेकर का इंटरव्यू पढ़ा, तो उसने पूछा पत्रकार ने कि तुम्हारी शक्ति कहां से आती? तो उसने कहा मैं केला खाता रहता, खाने से भी ज्यादा वो केला खाता। तो इसलिए तुम भी खाओ, किसी ने मना किया है क्या? और सस्ता बहुत मिलता है केला तो, और दूध है ही घर में, तो दूध के साथ केला खाओ सुबह सुबह, तो सबसे अच्छी शक्ति बनेगी। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं कहता हूं कि इडियट बॉक्स बंद करो। ये इडियट बॉक्स तुमको कभी केले का जाहिरात दिखाता? कभी आता है केले का जाहिरात? क्यों नहीं आता? दुनिया में बोरिस बेकर अगर केला खा के इतना अच्छा खिलाड़ी बना, तो जाहिरात केले का आना चाहिए कि हॉर्लिक्स का? तो ये इडियट बॉक्स है कि नहीं? हाँ, इसलिए नहीं दे। और ये कैसे इडियट बताता है आपको, टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है, उसमें कहते हैं रोटोमैक नाम का एक पेन है, उसको बोलते हैं लिखते लिखते अब ये बताओ, ऐसा भी पेन दुनिया में आता है जिससे लिखते लिखते सब हो जाए? हो सकता है ऐसा पेन? बताओ, किसी ने देखा है? तो ये इडियट है कि नहीं? ऐसे ही हमको इडियट बनाता, उस पर एक एडवर्टाइजमेंट आता, फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। अभी तुम ये बताओ कि अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते, तो साउथ इंडिया में तो कोई काला नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कभी? मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानता हूं जो 20 साल से फेयर एंड लवली लगा रही हैं, काली की काली ही। दुनिया में कोई भी क्रीम नहीं है जो किसी को गोरा बना दे, ये आप लिख लो। विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में आज तक ऐसी कोई तरक्की नहीं हुई है जो क्रीम किसी को गोरा बना दे या ज्यादा सुंदर बना दे। भगवान ने जैसा बनाया है हम बहुत अच्छे हैं। ये टीवी बुद्धू है, इसलिए इसको देखना बंद। हम सब बहुत अच्छे हैं, हमको बेवकूफ ये टीवी बनाता। और कभी कभी इसकी बेवकूफी इतनी बढ़ जाती है कि बहुत अच्छा होता बहुत अच्छा होता कि भारत सरकार ये सब बंद कर दे, क्योंकि बहुत बदतमीजी बढ़ रही है टेलीविजन। आजकल टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है चिकलेट्स की गोलियों का। उसमें दिखाते हैं एक लड़का है,
बहुत मोटा, दिखने में बहुत ही बदसूरत, वो आता है चिकलेट्स की गोलियां लेकर एक लड़की को देता, लड़की उसके पीछे पीछे चल देती। क्या बदतमीजी दिखा रहे हैं जानते हो? ऐसा दिखा रहे हैं कि भारत की लड़कियां इतनी फालतू हैं जो चिकलेट्स की गोली पे किसी के भी पीछे चल रहे हैं। इसलिए ये टेलीविजन सिर्फ बुद्धू ही नहीं है, बदतमीज भी। हम सब बहनों का अपमान करता है, रोज अपमान करता। इससे बड़ा अपमान किसी भी महिला का हो नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि टीवी देखना बंद करो, नहीं तो तुम सब बुद्धू बनो। और टीवी का असर जानते हो क्या होता है? मेरा एक दोस्त है, वो औरंगाबाद में रहता, गंगापुर नाम का एक गांव में। उसका 1.5 साल का बच्चा, 1.5 साल का, दिन भर टीवी देखता। सवेरे से टीवी चालू हो जाता है, रात वो तब सोता है जब टीवी बंद होता। उस बच्चे को अगर दूध पिलाना हो तो टीवी चलाना पड़ता है, खाना खिलाना हो तो टीवी चलाना पड़ता है, वो कभी रोना शुरू कर देता है तो टीवी चलाना पड़ता है। इतना पागल हो गया वो, अभी 1.5 साल का है। अभी जरा सोचो कि जब वो बड़ा होगा तो क्या करना। मैंने मेरी आंखों से एक 11 साल के विद्यार्थी को देखा अभी चंद्रपुर में। वो 11 साल का विद्यार्थी किसी स्कूल में पढ़ता, वो टेलीविजन पे शक्तिमान देखता था, बार बार, जितनी बार आए उतनी बार। एक दिन उस विद्यार्थी को ऐसा पागलपन सवार हुआ कि छत पर से गोल गोल घूमते हुए कूद गया, जैसे शक्तिमान कूदता। नतीजा क्या हुआ? उसके दोनों पैर टूट गए और हमेशा के लिए पैरालिसिस हो गया। अब सोचो, और वो 11 साल का जो स्टूडेंट है ना, वो टॉपर स्टूडेंट है अपने स्कूल का, कभी भी फेल नहीं हुआ, हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, क्लास में आता है, स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। लेकिन टीवी देख देख कर इतना पागल हुआ कि छत पर से कूद। ऐसे ही पिछले साल अहमदाबाद में एक दुर्घटना हुई थी। एक 7 साल की लड़की ने अपने 1.5 साल के भाई को वॉशिंग मशीन में डाल दिया था धुलने। क्यों? उसको ऐसा लगा कि वॉशिंग मशीन में कोई भी चीज डालो तो वो धुल जाती है। तो वो उसका जो भाई था थोड़े काले रंग का था, तो उसने डाल दिया धुलने। अभी सोचो वो कितनी पागल हो। और ऐसे हमारे यहां, मेरे अपने इलाहाबाद के पास एक शहर है लखनऊ। लखनऊ में क्या हुआ, एक 4.5 साल का बच्चा, अपने पैर में उसने एक दिन रस्सी बांधी और छत पर से उल्टा कूदा। जैसे थम्स अप का विज्ञापन आता था ना, बंगी जंप, वैसे रस्सी बांधकर वो उल्टा कूद गया, सड़क पर गिरा, सिर फटा और मर गया। ये होता है टीवी देख देख कर। अमेरिका में टीवी देख देख कर 2 करोड़ बच्चे पागल हो गए, और अमेरिका में 24 घंटे टीवी चलता है। वहां 56 टीवी चैनल्स हैं, 56 टीवी चैनल हैं, 24 घंटे चलते हैं। तो बच्चे रोज रोज टीवी देख देख कर कैसे पागल होते हैं। अभी अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी नाम का एक शहर है, जो अमेरिका की राजधानी, वहां एक प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 के 2 विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के 5 बच्चों का मर्डर कर दिया राइफल से, और उनका टीचर बचाने आया, उसको भी गोली मार दी। अभी उम्र कितनी है? एक बच्चे की उम्र थी 13 साल, दूसरे की थी 11 साल। पुलिस वाले दोनों को पकड़ ले गए। अभी दोनों बच्चे वहां जेल में हैं। उनसे पूछा गया कि तुमने ये मर्डर क्यों किए? तो उन बच्चों ने कहा कि रोज हम टीवी पर ऐसा ही देखते हैं, तो हमने किया। देखो कैसे पागल होते हैं बच्चे टीवी देखते। और यूरोप के बच्चे तो अमेरिका से भी ज्यादा पागल हो रहे हैं अभी टीवी देखते। तो तुम चाहते हो कि पागल बन जाओ? इसलिए टीवी नहीं देखना कभी। और इसलिए भी टीवी नहीं देखना कि उस पर देखने लायक कुछ नहीं आता। मान लो हम टीवी देखते हैं, उसमें मान लो चित्रहार आता, एक एक से गंदे गंदे गाने हम सुनते, एक एक से घटिया घटिया गीत सुनते। हमारी मां के साथ बैठते हैं, हमारे पिताजी के साथ बैठते हैं, हमारे दादा दादी के साथ बैठते हैं। मुश्किल यह है कि किसी को शर्म नहीं आती, सब एक साथ बैठते। मां बाप को शर्म नहीं आती अपने बेटे बेटियों के साथ बैठकर चित्रहार। इतने पागल हम हो गए हैं कि अपने जवान बेटे बेटियों के साथ जो नहीं देखना चाहिए वो सब बैठ के देखते।
और चित्रहार में कभी गीत नहीं आता वंदे मातरम, चित्रहार में कभी गीत नहीं आता मेरा रंग दे बसंती चोला, चित्रहार में यह गीत कभी नहीं आता विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। चित्रहार में सिर्फ गंदे गंदे घटिया घटिया गीत, चोली के पीछे क्या है, चीज बड़ी है मस्त मस्त, आती है क्या खंडाला। और सोचो हम रोज रोज ऐसे गंदे गंदे गीत गाएंगे, यही गीत देखेंगे, यही गीत सुनेंगे, तो हमारा चरित्र कैसा बने। और तुमको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा चरित्र नहीं बना तो जिंदगी बेकार है। हमको हिंदुस्तान में चरित्रवान नौजवानों की ही जरूरत है सबसे ज्यादा। आज ये देश में जो चरित्रहीन नेता पैदा हुए हैं, जो इतना चरित्रहीनता फैली है पूरे समाज में, इतना भ्रष्टाचार फैला है, उसका कारण है कि यहां चरित्र खत्म हो गया। अभी वो चरित्र तुम्हारा भी खत्म हो गया तो आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि टीवी नहीं देखना। इसलिए भी नहीं देखना कि टीवी में जो सीरियल्स आते हैं सब एक एक से घटिया घटिया बातें दिखाते हैं। जितने टीवी सीरियल आते हैं उसमें क्या दिखाते हैं, पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, मां बेटी के झगड़े, पड़ोसी पड़ोसी के झगड़े, बिजनेस पार्टनर के आपस में झगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी को मरवाने की साजिश कर रहा है, कोई किसी के घर में डकैती डलवा रहा है, कोई किसी के घर में चोरी करवा रहा है, कोई किसी के लिए सुपारी दे रहा है, कोई किसी से सुपारी ले रहा, यही सब तो है ना। तो ये सब उल्टी सीधी बातें देख देख कर हम क्या सीखने वाले। इसलिए कभी नहीं देखना और सिनेमा भी नहीं देखना, क्योंकि जो सिनेमा हम देखने जाते हैं उसमें सिवाय बर्बादी के दूसरी कोई बात नहीं आती। सिनेमा में सब कुछ झूठ होता है। तुमने सुना है ये हीरो हीरोइन एक्टिंग करते, एक्टिंग माने 100% झूठ, जो होता नहीं उनके जीवन में वो करते हैं, तो इसका माने झूठी तो है। जो अपने जीवन में वो कभी कर नहीं सकते वो ही दिखाते हैं। जैसे कोई हीरो है 25 मंजिल की इमारत से कूदता और उसको कभी चोट नहीं आती, ऐसा संभव है? 25 मंजिल की इमारत से कोई कूदेगा, हड्डी पसली नहीं बचेगी। लेकिन हीरो को तो कपड़े भी नहीं फटते। ऐसे ही क्या दिखाते हैं, एक हीरो है मोटरसाइकिल लेके आता है, दीवार तोड़ के निकल जाता है। मोटरसाइकिल नहीं टूटती, उसका सिर नहीं टूटता, दीवार टूटती। ये संभव है कभी? अगर संभव है तो अपना सिर पीट के देखो इस दीवार, देखो क्या टूटता। ऐसे ही दिखाते हैं, एक हीरो आता है डिशुम डिशुम करता, 10-10 गुंडों को मार देता। एक दिन मैंने हिसाब लगाया कि बंबई में 350 हीरो रहते हैं और एक एक हीरो अगर 10-20 गुंडों को डिशुम डिशुम करके मार दे तो बंबई के गुंडे तो अब तक खत्म हो जाने चाहिए थे सब। एक भी गुंडा नहीं होना चाहिए बंबई। वास्तविकता पता है क्या? ये गुंडे हीरो को मार देते हैं, गुंडों से हीरो पिटते और गुंडों को हफ्ता देते। क्यों देते हैं? डर के मारे कि हम बचे रहेंगे। सिनेमा में दिखाते इतने बहादुर हैं, असली जिंदगी में इतने चूहे हैं कि गुंडों को हफ्ता देते अपनी जान बचाने के। तो इनको हीरो कहना चाहिए? हीरो तो बहादुर होता है, जीवन में बहादुर होता है, सिनेमा के पर्दे पर नहीं, असली जीवन में बहादुर होता है। और हीरो इतना बहादुर होता है कि कभी भी उसको अपनी जान की चिंता नहीं होती। जान जाती है चली जाए, लेकिन मेरा सिद्धांत नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को हीरो कहते हैं। तो हीरो तो इस देश में थे लोकमान्य तिलक, या हीरो तो थे भगत सिंह या ऊधम सिंह या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो तुम कहोगे ये कौन है? आमिर खान, शाहरुख खान, ये तो सब पैसे के लिए नाचने वाले लोग हैं। पैसा दे दो, दुनिया का घटिया से घटिया नाच करवा लो। तुमको मालूम है जो लोग पैसा लेकर नाच नाचते हैं उनको क्या कहते हैं? जो आते हैं हमारे घर में ताली पीट पीट के नाच दिखाते हैं, फिर पैसा लेके जाते हैं, क्या कहते हैं उनको? हैं? नाम नहीं मालूम तुम्हें? अरे वो 50 पैसा लेते हैं, 1 रुपया लेते हैं, 2 रुपया लेते हैं, ताली पीट के नाच दिखाते हैं।
तो ये लोग 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया लेते हैं नाच दिखाने के लिए, और ये लोग 1 लाख ले लेते हैं, 2 लाख ले लेते हैं। नाच तो वैसे ही दिखाते हैं ना, ताली पीट पीट। उनको हम लोग कहते हैं ही जड़ा। ना वो ही होते हैं, ना वो शी होते हैं, ही और शी के बीच में होते हैं। ये फिल्मों के हीरो भी यही। तो इसलिए इनको हीरो हीरोइन कहना बंद करो, और इनको हीरो हीरोइन कहना बंद करो तो एक काम और करना, तुम्हारे कमरे में अगर ऐसे पोस्टर लगे हों, उनको फाड़ के फेंक देना। और अपने कमरे में ये आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, ये सब फालतू के लोगों के पोस्टर निकाल के फाड़ना, और उनकी जगह पोस्टर लगाना लोकमान्य तिलक का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, रानी दुर्गावती का, भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का। जो असली हीरो हैं उनका फोटो लगाओगे या नाचने गाने वालों का फोटो लगाओ? तो इसलिए इनकी फिल्में भी नहीं देखना, और इन सब का हमें बहिष्कार करना। पता है क्यों? क्योंकि ये सब जो हमारे देश में फिल्मों में काम करने वाले, नाचने गाने वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं? परदेशी कंपनियों का ज्यादा से ज्यादा जाहिरात करते हैं। माधुरी दीक्षित लक्स बिकवाती, हेमा मालिनी लक्स बिकवाती, ये शाहरुख खान पेप्सी कोला बिकवाता, ये सब सारे के सारे परदेशी कंपनियों का धंधा कराते हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलना चाहिए, ये परदेशी कंपनियों का जाहिरात करा रहे हैं, इसलिए इन सब का बहिष्कार करना। समझ में आ रहा है ना? इनके बहिष्कार करने का तरीका सबसे अच्छा कि इनकी हम फिल्में ही नहीं देखेंगे। तो फिर तुम पूछोगे मनोरंजन कैसे करेंगे? मनोरंजन करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो ही बात अपने पड़ोसी के घर में जाके कहना। तो इससे स्वदेशी आंदोलन भी चलेगा, तुम्हारा मनोरंजन भी होगा। और अपने घर का टीवी बंद करके अपने पड़ोसी के घर में जाना और उसका भी टीवी बंद करा, ये बंद करो, फालतू का काम। बहुत बार विद्यार्थी ये कहते हैं कि राजीव भाई टीवी बंद करेंगे बोर हो जाएंगे, टाइम पास नहीं होगा। तो मैं तुमको टाइम पास करने का तरीका बताता हूं। अपना टीवी बंद करो, अपने पड़ोसी के घर में जाके उसका बंद कराओ, उसको साथ लेके तीसरे के घर में जाके उसका बंद कराओ, टाइम पास होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? और ऐसे जब तुम घर घर में जाओगे तो उनको ये बातें भी बताना कि परदेशी माल नहीं खरीदना, हमेशा स्वदेशी माल खरीदना। तुम्हारे पास जो माहिती पत्रक है वो उनको दे देना फोटोकॉपी करा के। बात समझ में आती है ना? तो टीवी बंद करना, सिनेमा नहीं देखना, घर घर में जाना, स्वदेशी का प्रचार करना। और अगर मनोरंजन करना है, तुमको कभी कंटाला आ रहा है, तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। मराठी में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, कहानियों की बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। बड़े बड़े लोगों की किताबें पढ़ना, लोकमान्य तिलक की पुस्तकें पढ़ना, जो मैंने तुमको सुनाया वो उनकी किताब में मिलेगा तुमको। भगत सिंह के बारे में पढ़ना, गांधी जी के बारे में पढ़ना, तो ऐसी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। और अगर कंटाला कभी आए तो संगीत सीख लो। संगीत से बड़ा मनोरंजन पूरे दुनिया में कोई नहीं। तो कोई गीत गाना सीखो, कोई वायलिन बजाना सीखे, कोई बांसुरी बजाना सीखे, कोई सितार गिटार बजाना सीखे, कोई मैंडोलियन बजाना सीखे। ये सब बजाना सीखो या गीत गाना सीखो। समझ में आ रहा है ना? तो संगीत सीख लो। संगीत ना सीख पाओ तो पेंटिंग बनाना सीख लो, स्केच बनाना सीख लो, रंग भरना सीख लो, कलर करना सीख लो। ये सब काम मनोरंजन करने के लिए सबसे अच्छे काम है। बात समझ में आती है ना? तो टीवी नहीं देखना, सिनेमा नहीं देखना, दूसरे पड़ोसियों के घर में जाना, उनको ये समझाना, और मनोरंजन के लिए अच्छे से अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़ना, संगीत सीखना, दूसरों को सिखाना, अपने घर में और अपने परिवार के आसपास के तुम्हारे बराबर के जितने दूसरे दोस्त हैं तुम्हारे, उन सबको ये सब समझाना। समझ में आ रहा है ना? तो हम वही काम करेंगे जो लोकमान्य तिलक ने 1905 में किया था। फिर से स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे तो इस देश की आजादी बचेगी। मैं तुमसे इतना ही कहने आया था, तुमने शांति से सुना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।